हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों, की हाल है। मैं आपका दोस्त सीएनु सिंह तोमर एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूँ अपने रिवीजन सेशन में। क्लियर है बच्चे, की हाल है? सबसे पहले तो बताओ, मौज बाहर है, कट रही है या नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल कट रही है, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, चंगे चल रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को लगता तो नहीं है ऐसा कि सर आप रिप्लाई करते हो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, मैं नहीं देख रहा होता हूँ? मैं देख रहा होता हूँ बेटा, मैं आपके मैसेज देख रहा होता हूँ, बस रिप्लाई नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है यार, बच्चा पढ़ाई में है, ये अगर मैं रिप्लाईज करने लगूंगा तो वो मेरे साथ चैटिंग चैटिंग खेलने लगेगा। क्लियर है ना? तो इसलिए नहीं करता। बट हाँ, कोई रिप्लाईज आते हैं, डाउट्स आते हैं तो उनको मैं लेता हूँ। अच्छा बच्चे, अगर किसी के डाउट नहीं ले पाता हूँ मैं उस टाइम पे, जैसे मुझे याद है कंसोलिडेशन में एक बच्ची ने डाउट पूछा था जो मेरे रह गया। ठीक है, मैंने कहा मैं रिप्लाई करूंगा करूंगा करूंगा, दैट इज मैंने बाद में देखा था उसका रिप्लाई ना, एक्चुअली मैंने वीडियो ऑफ करके देखा था। तो अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो बच्चे हम लोग डाउट सेशन लेते रहते हैं। जैसे अगला डाउट सेशन कब है मेरा? अगला ये थर्सडे को हमारा 12 बजे डाउट सेशन है, तो उन डाउट सेशन में आप ले लो मुझसे। ठीक है, अभी जैसे मैं मैसेज अगर रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ किसी के, या मैसेज नहीं देख पा रहा, रिप्लाई नहीं कर रहा, तो बेटा प्लीज डाउट सेशन में आके 5 मिनट में अपने डाउट करो और खत्म करके निकलो, है ना? क्यों टेंशन लेना कि सर रिप्लाई नहीं कर रहे या ये नहीं कर रहे। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, दैट इज कहीं फंस गया हूँ या किसी रीजन की वजह से नहीं है, तो आओ डाउट सेशन में, आप ही के लिए तो है वो। ठीक है, आओ और खत्म करो। चलो सर, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम लोग वैल्यूएशन की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है सर, हमने ना लास्ट क्लास में, हमें याद है, आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करवा के थोड़ा सा ही करवाया था और छोड़ दिया था। बच्चे, मेरे पास ना कई सारे बच्चों के मैसेजेस आए और मुझे बच्चे ये कह रहे थे कि सर गुडविल का प्लीज अभी रिवीजन मत करवाओ, गुडविल हमें आता है अच्छे से, गुडविल आपने क्लास में भी बहुत अच्छे से कवर किया था। जो हमें मेन प्रॉब्लम है वो सर शेयर्स में और बिजनेस में। क्लियर है? तो सर प्लीज ये कवर करा दो, हमारे एग्जाम बिल्कुल आ चुके हैं पास में, अब हमारे पास टाइम नहीं है कुछ एक्स्ट्रा करने का। ठीक है, तो प्लीज ये कराओ और हम इसे खत्म करें और बात खत्म करें। ठीक है, तो हम एक टेंशन फ्री हो जाएं कि सर हमारा भी वैल्यूएशन खत्म हो चुका है। क्लियर है? तो सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वैल्यूएशन का टॉपिक खत्म शुरू करेंगे और उसमें बातें करेंगे। आज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में शुरू भी करूंगा और खत्म भी कर दूंगा। क्लियर है? तो आज की क्लास बेटा एक तो इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम में वैल्यूएशन से, हमारे एग्जाम में कम से कम 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, लास्ट अटेम्प्ट में भी, इस अटेम्प्ट में भी मैं प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे पूरा वैल्यूएशन में से। वैल्यूएशन में क्या क्या आएगा? वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। क्लियर है? 3 टॉपिक है। तो गुडविल को भी अच्छे से करके जाना है बेटा। गुडविल में याद रखना वही 3 मेथड है, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। क्लियर है? वो 3 मेथड को करके जाना अच्छे से, और थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल बातें वो पढ़ते जाना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टॉपिक जो है उसको अच्छे से कर लेना। क्लियर है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे निकाली जाती है, कंडीशन क्या है, कौन से खर्चों को हमें रिकॉर्ड करना है, कौन से को नहीं करना है, ये सब बातें मैंने कहीं ना कहीं AS26 दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सिखाया था। ठीक है, तो आप वो कवर कर लेना। वहां से कम 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 से 3 नंबर का चैप्टर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी जो है वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो बचा कुछ है, अगर कभी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस से भी आ सकता है, लेकिन हाँ, वैल्यूएशन ऑफ शेयर से बेटा मैं प्रॉपर तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, एक छोटी क्लास होगी, ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं हम, 1-1.5 घंटे में खत्म करके इस टॉपिक को भी खत्म करेंगे। तो अगर आपको 1-1.5 घंटे में 3 से 4 नंबर मिल रहे हैं तो क्या खराबी है मेरे लाल पीले हरे कालों? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर। अब शुरू करते हैं जल्दी से। हाँ जी, अब हम शुरू कर रहे हैं बच्चे वैल्यूएशन। अब पहले ना, मैं चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे कुछ बातें कर लूं, 2 मिनट इस पे बातें कर लेंगे वैल्यूएशन पे। बच्चे, वैल्यूएशन जो होना है, वैल्यूएशन जो टॉपिक है बेटा, वो ना प्योरली जजमेंटल है, प्योरली जजमेंटल है। बच्चे, ये एब्सोल्यूट नहीं है। वैल्यूएशन जो टॉपिक हम किताबों में पढ़ते रहे सर, रियल लाइफ में वैल्यूएशन ऐसे नहीं, रियल लाइफ में वैल्यू होती नहीं। अगर मैं किसी चीज की वैल्यूएशन अपने मेथड के अकॉर्डिंग निकालूं तो क्या ये इसकी पक्की वही वैल्यू होगी? आंसर इज नो। आंसर इज नो। सर, किसी भी चीज की वैल्यू ना किताबों से नहीं जज की जाती, उसकी वैल्यू जज की जाती है सर सामने पर्सन की नीड और क्यूरियोसिटी से, उसकी डिमांड एंड सप्लाई से। सर, मैं ये पेन जो मेरे पास है, ये डिजिटल पेन, सर ये डिजिटल पेन की वैल्यू आप किताबों में निकाल लो, पर अगर मुझे फंड्स की जरूरत है, मुझे फंड्स की जरूरत है, मुझे फंड्स की नीड है, तो सर मैं इसको सस्ते से सस्ते में ही बेच दूंगा। मैं अपनी कॉस्ट तक बेच दूंगा, उसे कॉस्ट में तक बेच दूंगा, इवन कॉस्ट से नीचे तक बेच सकता हूँ। लेकिन सर अगर मैं कहूँ मेरे को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सामने वाले बायर को बहुत क्यूरियोसिटी है, बायर को बिल्कुल जरूरत है कि सर मैं ये खरीदने के लिए तैयार हूँ, सर वो इस प्राइस को कितने भी ऊपर तक पहुंचा सकता है, वो कितने भी ऊपर पे खरीद सकता है सर, वो महंगे पे भी खरीद सकता है, मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे भी मुझे दे सकता है। क्लियर है? दैट इज कहीं ना कहीं किसी चीज की वैल्यू
डिपेंड करती है मार्केट, दैट इज बायर और सेलर के नेगोशिएशन पे, बायर एंड सेलर की नीड पे, बायर एंड सेलर दैट इज डिमांड एंड सप्लाई पे। क्लियर है? हम बुक में वैल्यूएशन करते रहे, ये वैल्यूएशन रियल में वैल्यूएशन है ही नहीं, ये रियल वैल्यूएशन है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक जजमेंटल है। अब सर तो फिर ये वैल्यूएशन करते हैं क्यों? बेटा ये वैल्यूएशन हम करते हैं ताकि हमें ना एक नेगोशिएशन के लिए प्राइस मिल जाए, एक नेगोशिएशन प्राइस। सेलर ये निकालता है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए और मैं कम से कम मिनिमम इतने से कम पे नहीं बेचूंगा। अगर मेरे को बहुत जरूरत नहीं है, नॉर्मल है, तो मैं इसे बेचने जाऊंगा, पर मैं इतने से कम पे नहीं देखूंगा। अगर बायर कहता है मुझे बहुत क्यूरियोसिटी नहीं है, नॉर्मल में खरीदना चाहता हूं, तो सर मैं मैक्सिमम इतने से नहीं, ज्यादा नहीं खरीदूंगा। तो एक ना एक गैप बना देता है, दोनों के लिए गैप बना देता है। सर वो लोअर चूज कर लेता है, वो हायर चूज कर लेता है, और इसके बीच में जो एक गैप बन गया, इस गैप के बीच में कहीं ना कहीं डील होती है, इस गैप के बीच में डील होती है। तो हम जब किसी भी चीज की वैल्यू निकालते हैं ना, तो हम बेसिकली ये देखते हैं कि उसकी डील जो होगी वो इसी के आसपास होगी। दैट इज एक नेगोशिएशन करने के लिए ना मेरे सामने एक माइंड में प्राइस होता है कि इस प्राइस को लेके मैं नेगोशिएट करूँ। क्लियर है? तो ये ना एक जजमेंटल टॉपिक है, ये नहीं है हार्डकोर रूल नहीं है कि हाँ जी सर हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, यही वैल्यूएशन है, यही मार्केट में प्राइस होगा ना। इट मार्केट प्राइस अलग भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सर हर चीज की वैल्यू निकलती है, तो शेयर्स की भी वैल्यू निकलती है। अब एक बात बताना, मैं आपसे पूछूं, शेयर की वैल्यू कहाँ अवेलेबल होती है? आपसे पूछूं शेयर्स की वैल्यू अगर मुझे ढूंढनी हो किसी भी शेयर की, मैं चाहता हूँ रिलायंस कंपनी के कितनी वैल्यू चल रही है, तो आप फटाक से कहाँ जाओगे? आप जाओगे स्टॉक मार्केट में। आप कहोगे सर मैं स्टॉक मार्केट में जाता हूँ, अभी रिलायंस कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल लेता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, क्या जो रिलायंस की स्टॉक मार्केट में वैल्यू चल रही है, किसी भी कंपनी के शेयर की जो मार्केट वैल्यू, जो स्टॉक मार्केट में वैल्यू चल रही है, क्या वो प्योरली रिलायबल है? क्या वो 100% ट्रू है, 100% ट्रू एंड फेयर है? नहीं सर, वो 100% ट्रू एंड फेयर नहीं है। वो सिर्फ कंपनी के ऑपरेशन के बेस पे है क्या? ना, उसमें थाउजेंड ऑफ मार्केट सेंटीमेंट्स है, थाउजेंड ऑफ सेंटीमेंट्स है, लोगों के अलग अलग अपनी अपनी सेंटीमेंट्स, अपने सिनारियोज हैं, जिसकी वजह से वो वैल्यू अफेक्ट होती है। ठीक है? कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर न्यूज आ रही है, मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है, कोरोना वायरस, अनाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लोगों की मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ शेयर्स ओवर वैल्यू होते हैं, अंडर वैल्यू होते हैं, बहुत सारी फैक्टर्स के बाद जाके मार्केट में एक प्राइस डिसाइड होता है, जो सर वो आप कहीं ना कहीं नेगोशिएशन के लिए यूज नहीं कर सकते। हो सकता है जो मार्केट में प्राइस हो, जो मार्केट में प्राइस हो किसी कंपनी के शेयर का, वो ओवर वैल्यू भी हो सकता है या अंडर वैल्यू भी हो सकता है। जो उसकी एक्चुअल प्राइस होना चाहिए वो उससे ज्यादा पे भी हो सकता है, उससे कम पे भी हो सकता है। तो सर क्या मैं उस प्राइस को लेके नेगोशिएशन करूंगा सामने वाले से? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो नेगोशिएशन करूंगा वो एक्चुअल फेयर पे करूंगा, एक्चुअल ट्रू एंड फेयर पे करूंगा। तो मुझे वो जो ट्रू एंड फेयर व्यू चाहिए, दैट इज एक वैल्यू चाहिए जो बिल्कुल कंपनी की ट्रू पिक्चर दिखा के वैल्यू निकाली गई हो। उस पिक्चर पे अगर मैं वैल्यू निकालू, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। और हमारे सामने कई सारे मेथड्स हैं। क्या है? मेथड्स हैं। हमें उन मेथड को सीखना है। हम मार्केट वैल्यू पे सोलली डिपेंड नहीं हो सकते, सोलली डिपेंड नहीं हो सकते। पक्की बात है? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, बच्चा मेरे से तुरंत पूछता है, सर ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं किसी कंपनी के शेयर्स की, निकाल क्यों रहे हैं सर? निकाल क्यों रहे हैं? जरूरत क्या है? जरूरत है ना बेटा, जरूरत है। क्या जरूरत है? सर मैं किसी कंपनी को अपने साथ अमलगमेट करना चाहता हूं, मैं किसी कंपनी को अपने साथ मर्जर करना चाहता हूं, मैं किसी कंपनी का बिजनेस परचेज करना चाहता हूं, मैं कहीं ना कहीं किसी कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, दैट इज कंसोलिडेटेड होल्डिंग कंपनी बनना चाहता हूं। कुछ भी रीजन हो सकते हैं सर, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। कंपनी आईपीओ निकाल रही है सर, कुछ भी रीजन हो सकते हैं सर। रीजन जो भी होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? शेयर्स की वैल्यू निकालनी। मेरा और आपका डिस्कशन यहाँ पे क्या होने वाला है कि सर अगर शेयर्स की वैल्यू निकालनी है किताबों में, तो सर उनको निकालने के मेथड्स क्या हैं? मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ बच्चे? मेथड। तो शुरू करते हैं बेटा बिना देरी के साथ। हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग करेंगे सर मेथड टू वैल्यू ऑफ शेयर्स। एक शेयर्स के, किसी भी कंपनी के शेयर्स की अगर वैल्यू निकालनी है तो मेरे सामने मेथड। अब सर मेथड जो है ना, वो डिपेंड करते हैं दो चीजों पे, ध्यान सुनते जाना। अब डिपेंड करते हैं सर वो दो चीजों पे कि मेरा बिजनेस चल कैसा रहा है। अगर मैं बोलूं मेरा बिजनेस लिक्विडेशन में, बिजनेस इज इन लिक्विडेशन, बिजनेस इज इन लिक्विडेशन मतलब बिजनेस बंद हो गया है या बंद होने वाला है।
बिजनेस, मेरी कंपनी का जो बिजनेस है वो बंद होने वाला है। मैंने कहा भाई साहब काम धंधा बंद कर रहा हूं, मैं काम धंधा बंद कर रहा हूँ, लो जी सारे अपना बिजनेस बेचने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं बिजनेस में अब काम धंधा कंटिन्यू नहीं करूंगा, मैं अपना बिजनेस बंद करना चाह रहा हूँ, तो वैल्यूएशन अलग तरीके से होगी। अगर मैं कह रहा हूँ ना 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 ना, बिजनेस मेरा गोइंग कंसर्न रहेगा, बिजनेस मेरा क्या रहेगा, बिजनेस इज इन गोइंग कंसर्न, मतलब बिजनेस मेरा चलता रहेगा, बिजनेस मेरा चलता रहेगा सर, तो फिर जो बिजनेस की वैल्यूएशन होने वाली है, बिजनेस के शेयर की वैल्यूएशन होने वाली है वो अलग तरीके से। मतलब मेथड डिपेंड करते हैं कि मेरे बिजनेस का नेचर क्या है। अगर मैं कह रहा हूं मैं बिजनेस बंद करना चाह रहा हूं, दैट इज अब नहीं कंटिन्यू करूंगा, तो अलग तरीके के मेथड्स है। और अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न पे चलेगा, दैट इज मेरा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, तो शेयर्स की वैल्यू निकालने के अलग मेथड। क्लियर है सर? अगर लिक्विडेशन है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो मेथड को हम बोलते हैं सर, कहीं ना कहीं इसे बोलते हैं हम लोग, अगर मैं लिख दूं तो इसे हम लोग बैलेंस शीट। अब सुनो ना बेटा, अगर मैं बिजनेस बंद करने वाला हूँ तो मेरे पास फिर क्या बचा, मेरे पास मेरी एसेट लाइबिलिटी बची, क्या बची, एसेट लाइबिलिटी बची, दैट इज मेरी बैलेंस शीट बची। तो हम लोग मेथड जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं बेटा इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड क्या होता है अभी बात करेंगे। बस आपको याद रखना है कि सर अगर लिक्विडेशन हो रहा है, बिजनेस क्लोज हो गया है या होने वाला है, तो सर उस केस में अगर उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू निकालनी है तो मेथड यूज करना पड़ेगा इंट्रिंसिक वैल्यू। पर अगर सर गोइंग कंसर्न है, बिजनेस चल रहा है, इसका मतलब काम धंधा हो रहा है, काम धंधा हो रहा है तो कमाई हो रही है, काम धंधा हो रहा है तो कमाई हो रही है, तो सर एसेट लाइबिलिटी थोड़ी ना बेचेंगे। सर बिजनेस बंद हो गया तो एसेट लाइबिलिटी बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा वही वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ काम धंधा चल रहा है तो एसेट्स को तो मैं यूज करूंगा, उनको क्यों हाथ लगा रहे हो सर? फिर ये देखो कितना कमा रहे हैं, दैट इज कितना कमाएंगे, उन कमाने के बेसिस पे हम लोग क्या निकालेंगे, अपना वैल्यू निकालेंगे शेयर्स की। तो सर यहाँ पर इनकम अप्रोच यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इनकम अप्रोच। यहाँ बोलते हैं हम लोग, यहाँ यूज करते हैं बैलेंस शीट अप्रोच। क्या यूज करते हैं, बैलेंस शीट अप्रोच। ठीक है, बैलेंस शीट अप्रोच। और यहाँ यूज करेंगे सर इनकम अप्रोच। क्या यूज करेंगे, इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच क्या बोलता है, इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंगली तीन मेथड है। कितने मेथड है, तीन। हाँ, तीन मेथड सर। कौन कौन से सर? पहला है अर्निंग यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड, यील्ड मतलब रिटर्न, अर्निंग यील्ड मेथड। दूसरा है सर डिविडेंड यील्ड मेथड। दूसरा क्या है, डिविडेंड यील्ड मेथड। दूसरा क्या है, डिविडेंड यील्ड मेथड। और तीसरा है सर अपने पास, तीसरा जो है सर वो है अपने पास प्राइस अर्निंग, प्राइस अर्निंग रेशियो बेस्ड मेथड, रेशियो बेस्ड मेथड। क्लियर है? तो सर कितने मेथड हो गए, जल्दी बोलो, टोटल कितने मेथड अपने को पढ़ने हैं? सर अपने को जो पढ़ने हैं वो यहाँ ए, बी और सी, तीन मेथड ये पढ़ने हैं जब हमारा बिजनेस चल रहा है। और अगर बिजनेस बंद हो गया तो सर एसेट अप्रोच के हिसाब से, बैलेंस शीट अप्रोच के हिसाब से एक मेथड पढ़ना है जिसका नाम क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। सर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड पे मैं बात करने जा रहा हूँ। सर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड को हम और भी नामों से बुलाते हैं। सर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड को हम और भी नामों से बुलाते हैं, हम इनको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज। सर ऑल्सो नोन एज, बेटा हम लोग अल्टीमेट क्या करने वाले हैं, हम लोग इंट्रिंसिक में क्या करने वाले हैं, बिजनेस बंद हो चुका है, सारी एसेट्स को बेचेंगे, सारी एसेट को बेचेंगे, उनसे जो पैसा रिलाइज होगा, जो उनसे पैसा रिलाइज होगा, उनसे अपनी लाइबिलिटीज को पे करेंगे। और लाइबिलिटीज को पे करने के बाद जो भी पैसा मालिकों को बचेगा उसी के हिसाब से वैल्यू निकाल देंगे, उसी के हिसाब से वैल्यू निकाल देंगे। तो हम इनको बोलते हैं सर नेट एसेट मेथड भी बोल देते हैं। नेट एसेट मतलब सर जो एसेट बचेंगी लाइबिलिटीज को पे करने के बाद, उन्हीं के बेसिस पे आपकी वैल्यू निकाली जाएगी, दैट इज नेट एसेट वैल्यू बेसिस। ठीक है, वैल्यू मेथड भी बोल देते हैं। और क्या बोल देते हैं सर, और बोल देते हैं, कई बार हम इन्हें बोल देते हैं सर ब्रेकअप वैल्यू मेथड। नाम से फील आ रहा है, हाँ बिजनेस बंद हो गया, दिल टूट गया, हाँ ब्रेकअप वैल्यू मेथड। अगला बोलो सर, इन्हें हम लोग बोल देते हैं नेट वर्थ मेथड। क्या बोल देते हैं, नेट वर्थ। नेट वर्थ भी होती है कहीं ना कहीं बेटा, जो आपने नेट एसेट लिखा उसे दूसरे नाम से बुलाते हैं नेट वर्थ मेथड। और तीसरा अगर मैं बोलूं तो सर इसको बोल देते हैं एसेट बैकिंग रेशियो, एसेट बैकिंग मेथड। ठीक है, एसेट बैकिंग मेथड, कहीं ना कहीं एसेट्स हमें सपोर्ट कर रही है आगे बिजनेस को काम करने के लिए, दैट इज बिजनेस में लाइबिलिटीज को पे करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेट का सपोर्ट ले रहे हैं। क्लियर है? बैलेंस शीट मेथड भी बोल देते हैं कुछ लोग, बुक वैल्यू मेथड भी बोल देते हैं। पॉइंट इज मेरे को ये चार नाम इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को। इंट्रिंसिक मेथड तो होता ही होता है, दो नाम फेमस है, इंट्रिंसिक और नेट एसेट। दो नाम फेमस है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या नेट एसेट मेथड। क्लियर है?
और बाकी जो याद है वो याद रखने हैं सर, ब्रेकअप वैल्यू, नेटवर्थ या एसेट बेकिंग रेशियो। क्लियर है? जल्दी बोलो, एसेट बेकिंग मेथड, जल्दी बोलो। ये नाम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। टोटल कितने मेथड पढ़ने हैं? 4। कितने मेथड पढ़ने हैं? 4। शुरू करें। पहला मेथड शुरू करने जा रहे हैं, कौन सा? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। शुरू करते हैं बेटा, देखो ध्यान से। मैं लिखूंगा सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, या इसको एक और नाम से लिख दूंगा मैं, नेट एसेट मेथड। ठीक है, नेट एसेट मेथड। सर ये फेमस नाम है, ये इनके दो फेमस नाम है। नाम तो और भी बोले जाते हैं पर ये फेमस है। अब ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने हमेशा बोला जब भी मेरे को कोई चीज समझानी होगी बैलेंस शीट से, तो मैं बैलेंस शीट हमेशा किसमें बनाऊंगा? पुराने फॉर्मेट में। ठीक है, बैलेंस शीट। अब ये मान के चलना ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट है, एक एक्स लिमिटेड कंपनी, और वो कंपनी होने वाली है बंद। वो होने वाली है बंद। अब बताना क्या क्या होगा सर। अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट में सर एक तो एसेट्स होंगी इधर, ठीक है, और इधर क्या होंगी? लाइबिलिटीज होंगी। क्या होंगी? लाइबिलिटी। अच्छा मैं एक और बात बता दूं बेटा, एक और बात बता दूं, इस चैप्टर में जो हम वैल्यूएशन कर रहे हैं वो इक्विटी शेयर का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? इक्विटी शेयर का। मैं लिख दूंगा बेटा, वैल्यूएशन हम हमेशा किसका करेंगे? इक्विटी शेयर का। इसमें इक्विटी का करेंगे, प्रेफरेंस की अलग बात करेंगे, प्रेफरेंस को बीच में नहीं लाएंगे। ये पूरा जब भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में बोलेगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने के लिए, आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन जाना चाहिए कि सर वो इक्विटी की बात होगी। क्लियर? जब तक क्लियर नहीं ना बोल दे प्रेफरेंस की वैल्यू निकालनी, तब तक नहीं निकालेंगे हम, इक्विटी की निकालेंगे। बार बार बोल रहा हूँ बच्चे, इक्विटी की वैल्यू निकाल रहे। ठीक है, ओके सर। आ जाओ एसेट्स में। अगर मैं बात करूं सर, इसको लायबिलिटी में अमाउंट नहीं आएगा, अरे लो नालायक और लो। हाँ जी सर, एसेट में क्या क्या आएगा सर? बताओ जल्दी जल्दी बताओ ना सर। बेटा इसमें बैलेंस शीट में आएंगी नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, है ना। नॉन करंट एसेट में अपने को पता है बेटा क्या क्या आ जाएंगी सर? फिक्स एसेट आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, फिक्स एसेट में टेंजिबल आ जाएंगी, इनटेंजिबल आ जाएंगी, बहुत सारी एसेट आएंगी, बहुत सारी। इधर आ जाओ, इधर हम लिखेंगे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या आएगी सर? इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी, रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे, और मैं कह दूं सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगी। अगर मैं पहले इक्विटी लिखूं, हाँ जी चलो मैंने सही लिखा था, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, मैं एक साथ लिखना चाह रहा हूँ। फिर लिख रहा हूँ मैं प्रेफरेंस। ठीक है, वैसे तो इक्विटी और इक्विटी और प्रेफरेंस एक साथ लिखा जाता है, फिर रिजर्व लिखा जाता है, मैंने अलग अलग लिखा, कुछ बात है समझाना है मुझे। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी सर, डिवेंचर विवेंचर, अभी इधर मुंह मारेंगे। और क्या होगा सर? करंट लाइबिलिटी भी आएंगी। अच्छा, और सर ये क्या होगा? बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट मैच हो गई तो अच्छी बात, वरना सस्पेंस अकाउंट बना देंगे नालायक। हाँ जी जल्दी बोलो, ये मेरी एक कंपनी की बैलेंस शीट है। अब बिजनेस बंद होने वाला है, अब बिजनेस क्या होने वाला है? बंद। आप क्या करोगे? आप कहोगे सर बैलेंस शीट की सारी एसेट को हम बेचेंगे, सारी एसेट को हम क्या करेंगे? बेचेंगे, और जो भी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज को हम क्या करेंगे? पे करेंगे। भाई लाइबिलिटीज को हम क्या करेंगे? पे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचेगी क्या? पेमेंट। दैट इज जो पेमेंट मैंने कहा, सपोज नेट एसेट से आया 50 लाख, सारी एसेट्स को बेचकर, सारी एसेट को बेचकर कितना पैसा आया? सारी एसेट को बेचकर जो पैसा आया वो आया सर 50 लाख। कितना आ गया? 50 लाख। और जो लाइबिलिटी नॉन करंट और करंट दोनों को मिला के मुझे देना है कितना? 30 लाख। कितना देना है? 30 लाख। तो इसका मतलब मालिकों के लिए कितना बचा? 20 लाख। मालिकों के लिए कितना बचा? 20 लाख। और ये बताओ इस 20 लाख में कौन है? सिर्फ इक्विटी वाले पैसा मांगेंगे या प्रेफरेंस वाले? सर सबसे पहले तो प्रेफरेंस वाले मुंह बना के खड़े होंगे, कहेंगे हमें पैसा चाहिए। बताओ, तो सबसे पहले हम किसे देंगे? प्रेफरेंस को। फिर किसे देंगे? इक्विटी को। मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालने वाला हूँ? प्रेफरेंस की या इक्विटी की या दोनों की? नहीं सर, सिर्फ इक्विटी की। तो इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूँ प्रेफरेंस की कैपिटल है 5 लाख, प्रेफरेंस की कैपिटल कितनी है? 5, तो इसका मतलब 20 में से 5 गया, तो इक्विटी के लिए कितना बचा? 15 लाख। इक्विटी के लिए कितना बचा? 15। कहता है यही 15 लाख उनकी वैल्यू है, यही टोटल वैल्यू है। और इस 15 लाख को, अगर बेटा ध्यान सुना, इस 15 लाख को, वो कहता है इस 15 लाख को, बताओ 15 लाख रुपए इक्विटी वालों के लिए बचे हैं। ये अमाउंट कौन सा बचा है? ये अमाउंट बचा है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। कह रहा है नंबर ऑफ शेयर होल्डर, अगर ये पैसा इक्विटी में बांट दूं, एक एक शेयर होल्डर को बांट दूं, तो मैंने कहा सपोज मेरी कंपनी में नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितने? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है कितने? 1 लाख। अज्यूम करा बच्चे, मैंने ये अज्यूम करा, अपने आप अज्यूम कर लिया, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है ये। तो वैल्यू जो आएगी ना, वैल्यू आएगी कि हर एक शेयर होल्डर को कितना रुपए मिलने वाला है? 15 रुपए। कितना मिलने वाला है? 15। इसका मतलब 15 रुपए पर शेयर जो वैल्यू आएगी, इसी वैल्यू को हम लोग बोलेंगे क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू, या नेट एसेट वैल्यू, या ब्रेकअप वैल्यू, या हमारी कहीं ना कहीं एसेट बैकिंग वैल्यू। क्लियर है? तो कोई दिक्कत है क्या? मेथड मुश्किल है क्या? क्या बोला बेटा? कुछ कॉमन सेंस लगाओ। बिजनेस बंद हो गया, कमाई है नहीं, तो क्या करो? सारी एसेट को मानो कि बेच दिया,
सारी एसेट को मानो बेच दिया, बेचकर जो पैसा आया लाइबिलिटी को पे कर दिया, लाइबिलिटी को पे करने के बाद प्रेफरेंस को पे कर दिया, जो बचा इक्विटी को वो उनके नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर दिया, तो जितना जितना सबको मिला वही उनकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई, वही क्या होगी, वैल्यू। तो कोई मुश्किल है क्या? ना सर, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्लियर है? अब देखो मेथड तो खत्म, वैल्यू तो खत्म, मेथड खत्म। अब मुझे ना आपको इसमें छोटे छोटे पॉइंट समझाने, ध्यान समझना बेटा। अगर मैं पॉइंट समझाऊं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सर मुझे बताना इनटेंजिबल एसेट के बारे में आपने सुना है? जी सर। इनटेंजिबल एसेट में क्या होती है सर? वो एसेट जो हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ हम उन्हें क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हमारा उन पर राइट है, हमारा उन पे क्या है, राइट है सर। जैसे कि गुडविल, जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इन सब की बात होगी। लेकिन मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ गुडविल की, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ गुडविल की। सर AS26 आपने पढ़ा है, रिवीजन के लिए आपने मुझे मना कर दिया, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको थोड़ी बातें करता हूँ। पहली बात क्या बताओ, ये गुडविल हमारी इंटेंजिबल होती है, टेंजिबल होती है? सर इंटेंजिबल होती है, नो डाउट सर, नो डाउट इंटेंजिबल होती है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि सर ये एसेट हमारी जो है वो क्या फिक्टिशियस एसेट है क्या? फिक्टिशियस एसेट है क्या? जल्दी बोलो, क्या ये फिक्टिशियस एसेट है? हाँ जी जल्दी बोलो, क्या ये फिक्टिशियस एसेट है? सर अब बच्चा दीवार में सर मार रहा है, बच्चा दीवार में सर मार रहा है, कह रहा है सर फिक्टिशियस एसेट है या नहीं है, ये तो बात की बात है, पहले ये तो पता चले ये इतना भारी सा वर्ड फिक्टिशियस एसेट होती क्या है। क्लियर है? ये फिक्टिशियस एसेट है क्या बेटा? वो एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? वो एसेट जिनको मार्केट में बेचा नहीं जा सकता, जिनसे फ्यूचर में कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव नहीं होगा, जिनसे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब कोई रोकड़ा आने वाला नहीं है, नो कोई पैसा नहीं आने वाला। सर ऐसी कौन सी एसेट होती है? सर ऐसी एसेट नहीं होती है, ऐसे लॉसेस होते हैं। ऐसे क्या होते हैं? लॉसेस। जब आप छोटे बच्चे थे ना, गलियों में पतंग उड़ते फिरते थे, तब आपने पढ़ा था, याद करना बेटा, क्या पढ़ा था सर? आपने देखा था, याद है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से खर्चे होते थे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर मैं आपको नाम दिलाता हूँ याद, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओ हाँ सर, याद आ रहा है, याद आ रहा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। सर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, हाँ 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 सर, याद आया, याद आया, इशू ऑफ डिबेंचर। फिर आया था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सर ये सारे जो है ना, ये हम एसेट्स में शो करते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में क्या होंगे, अमोर्टाइज होंगे। क्या होंगे? अमोर्टाइज होंगे, फ्यूचर में अमोर्टाइज होंगे। लेकिन इन खर्चों को ये क्या, ये क्या कोई एसेट है? क्या ये रियल में कोई एसेट है? नहीं सर, ये नुकसान है, बस फ्यूचर में इनका बेनिफिट मिलेगा, तो इन्हें राइट अप भी कब होना चाहिए? फ्यूचर में होना चाहिए। राइट अप भी क्या होना चाहिए? फ्यूचर में। हम इन्हें एसेट में शो करते हैं। तो इन फैक्ट ये बताओ, पहले क्वेश्चन, अभी गुडविल छोड़ दो, पहले ये बताओ, क्या ये मेरी एसेट है? क्या ये मेरी एसेट है? क्या ये इन्हें बेचूंगा? मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा, मेरा नुकसान है, मैंने डिवेंचर इशू करे थे, लॉस हुआ था, क्या आप लॉस खरीदोगे? आपको कोई दिमाग खराब है सर आपका? हाँ, आपका कोई दिमाग खराब है सर? सर लॉस कहाँ से बिकने लगे? मैंने कहा पक्की बात, यही बात मैं भी कह रहा हूँ सर। फिक्टिशियस एसेट्स होती है ना, वो एसेट होती हैं जिनके बदले कभी भी कोई पैसा नहीं आएगा, दैट इज कैन नॉट बी रियलाइज्ड, कैन नॉट बी रियलाइज्ड, कैन नॉट बी रियलाइज्ड। अब ये बताना क्वेश्चन, अब मेरा सामने दोबारा से आ गया, सर क्या मेरी गुडविल फिक्टिशियस एसेट है या नहीं है? जल्दी बोलो, क्या गुडविल को मैं बेच सकता हूं या नहीं बेच सकता हूं? सर कैसी कैसी बात कर रहे हो, गुडविल ही तो आज की डेट में सबसे ज्यादा महंगी बिक रही है। सर फेसबुक ने व्हाट्सएप को 19 बिलियन डॉलर्स में खरीदा था, ठीक है, उसकी वैल्यू ना जो निकाली गई थी, अगर गुडविल को हटा दो तो सर वो उसकी 80% से भी कम है, उसको कहीं ना कहीं 60% प्रीमियम पे खरीदा है उसे, प्रीमियम दैट इज एक्स्ट्रा वैल्यू दिया बिकॉज ऑफ गुडविल, बिकॉज ऑफ गुडविल। सर आज की डेट में तो कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल एसेट से ज्यादा गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है सर, नाम ज्यादा, ब्रांड बिकता है सर, ब्रांड। क्लियर है? ब्रांड बिकता है, तो सर ब्रांड बिकता है तो बिकता है, तो इसका मतलब ये फिक्टिशियस है या ये रियल एसेट है? याद है ना 11th, अब जब छोटे बच्चे थे 11th में, तब आपने पढ़ा होगा सर, रियल एसेट, नॉमिनल एसेट, पर्सनल एसेट। तो ये कैसी है? रियल। रियल मतलब वो एसेट जिनके बदले पैसा रियलाइज होगा, इनके बदले मार्केट में आज नहीं तो कल पैसा रियलाइज होगा, या जिनसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। क्लियर है? तो ये मेरी कैसी है? रियल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है बेटा। एमसीक्यू बनेगा आपके एग्जाम में।
गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, आंसर इज यस। क्या वो फिक्टिशियस, आंसर इज नो। तो फिक्टिशियस कौन सी होती हैं? फिक्टिशियस एसेट्स लॉसेस होते हैं बेसिकली। लॉसेस मैंने यहाँ पे लिखे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, शेयर इशू एक्सपेंस, ये सारे लॉसेस हैं, इन सबको राइट ऑफ करना चाहिए लेकिन फ्यूचर ईयर में। लेकिन अभी हमने इन्हें बैलेंस शीट में एसेट में शो कर रखा है। तो गुडविल तो हमारी एसेट है, पर आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, आप सारी एसेट ऐड कर रहे हो तो बताओ उसमें तो सर फिक्टिशियस एसेट भी ऐड हो गई, पर फिक्टिशियस एसेट से तो पैसा आएगा या नहीं आएगा? सर 1 रुपए एक ढीला नहीं आएगा। तो बताओ उन्हें एसेट में रखना चाहिए, हटाना चाहिए? सर बिल्कुल हटाना चाहिए। दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स को मुझे हटाना चाहिए। पक्की बात है, कोई दिक्कत है इसमें? बोलो जल्दी से। सर एसेट्स में सारी एसेट आएंगी, नॉन करंट आएंगी, करंट आएंगी, पर फिक्टिशियस एसेट नहीं आएगी। बच्चा पूछ रहा है अगेन, सर गुडविल आएगी? बोलो ना, आएगी या नहीं आएगी? गुडविल आएगी, 100% आएगी, लेकिन फिक्टिशियस एसेट नहीं आएंगे, क्योंकि गुडविल मेरी फिक्टिशियस एसेट नहीं होती। ठीक है, चलो अब मैं ना इसका एक फॉर्मूला लिखता हूँ। आपको बेटा, आपका चैप्टर ये नहीं हुआ है तो आप भी ये फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है? इंट्रिंसिक वैल्यू डालो, इंट्रिंसिक वैल्यू डालो, इंट्रिंसिक वैल्यू डालो, लिखना इंट्रिंसिक, हाँ जी, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला लिख रहे हैं बेटा। यही फॉर्मूला हमारा नेट एसेट में आएगा, यही फॉर्मूला, बाकी जो मतलब सब सेम है बेटा, नाम चेंज कर देने से थोड़ी ना चीजें चेंज हो जाती हैं। हाँ जी, क्या फॉर्मूला लिखने वाले हैं सर? हम लिखने वाले हैं नेट एसेट जो भी है, नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अल्टीमेट पैसा जो बचेगा, डिवाइडेड बाय, उसे डिवाइड करने वाले हैं कितने से? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, कितने में, किन में डिवाइड होगा? इक्विटी का पैसा किस में डिवाइड होगा? इक्विटी में होगा, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में डिवाइड करें। अच्छा, अब नेट एसेट कैसे निकालनी है सर? नेट एसेट जो निकालनी है वो निकालनी है, नेट एसेट जो निकालोगे आप सर, पहला तरीका तो ये है, एसेट से शुरुआत हो जाओ, ठीक है? पहला तरीका तो क्या है? एसेट से शुरुआत हो जाओ। इक्विटी शेयर होल्डर बताओ कितना? सर ये आएगा टोटल एसेट्स, टोटल एसेट मतलब करंट और नॉन करंट दोनों आएंगी जी सर, टोटल एसेट आएंगी, लेकिन इनमें एक्सक्लूड कर देना है, एक्सक्लूडिंग, क्यों, क्या एक्सक्लूड करना है सर? क्या छोड़ देना है? फिक्टिशियस एसेट। कौन सी? फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ देना। फिक्टिशियस एसेट्स रियल में एसेट होती है, लॉसेस होते हैं सर? वो लॉसेस होते हैं एक तरह के, जिन्हें हम फ्यूचर में राइट ऑफ करेंगे, ठीक है? क्लियर है? माइनस, माइनस क्या करोगे सर? सारी एसेट को पैसा आया, एसेट आ गया, पैसा आ गया, अब पैसे से सबसे पहले किसे पेमेंट करोगे? लाइबिलिटीज को। तो सर पहले पेमेंट कर दो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को। किसको पेमेंट कर देंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सर यहाँ पे कौन सी लाइबिलिटी आएंगी? करंट आएंगी, नॉन करंट? बेटा मैंने लिखा लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मतलब सारी, चाहे वो करंट है या नॉन करंट, सब आएंगी। और ये पैसा किसके लिए निकाल रहे हो? मालिकों के लिए निकाल रहे हो या इक्विटी वालों, इक्विटी के लिए निकाल रहे हो? इक्विटी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को घर से बाहर निकालो, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दिक्कत? कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि सर आपने क्या करा? आपने कहा कि आपने नेट एसेट, यहां से टोटल एसेट में से ये लाइबिलिटी सारी माइनस कर दी, ये माइनस कर दी, तो आपने नेट एसेट निकाल दिया। अल्टीमेट आपने इन्हीं दोनों का तो निकाल दिया। आपने यही तो बोला कि सर जो मालिकों के लिए बचेगा, जो पैसा बचेगा वो ये काम आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन हम जनरली यूज नहीं करते, क्योंकि हम रियलाइजेशन, हम जो ये निकालते हैं, जो ये चीज निकालते हैं बेटा, ये टोटल एसेट जो हम निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं? मार्केट वैल्यू पे। किस पे निकालते हैं? मार्केट पे। अभी आगे जाके बताऊंगा बच्चे। नेट एसेट जो निकालते हैं, इसमें जो टोटल एसेट की वैल्यू लेंगे वो बुक वैल्यू भी ले सकते हैं, मार्केट वैल्यू भी ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हम हमेशा क्या लेंगे? मार्केट वैल्यू। क्वेश्चन नहीं बताएगा तो मार्केट वैल्यू वही बुक वैल्यू बनेगी, लेकिन अदरवाइज वो कहेगा कि मैंने एसेट की वैल्यू जो मुझे लगता है वो बढ़ी हुई है, 1 लाख से बढ़ी है या कम है या जो भी, तो नई वैल्यू जो होगी ना, नई वैल्यू वो लिखेंगे यहाँ पर। दैट इज भाई, नई वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर मैं एसेट को बेचने जाऊं तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, तो जो मिलेगा दैट इज वही लिखना है। क्लियर है? तो हम सारी एसेट, सारी लाइबिलिटी को किस पे लिखेंगे? उनकी मार्केट वैल्यू पे लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं है तो अज्यूम कर लेंगे कि जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी हुई है वही मेरी क्या है? सेम है, वही रियलाइज होगी, उतना ही पैसा मुझे मिलने
वाला है। क्लियर है? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस पर ना एक छोटा सा क्वेश्चन करवाऊं मैं, एक छोटा सा एग्जांपल दूं? सर बिल्कुल दो ना प्लीज। चलो लिखो मेरे जल्दी से एग्जांपल साथ में। एग्जांपल मैंने कहा बैलेंस शीट है ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, मैं इसका ना जो फॉर्मेट बनाऊंगा बेटा वो पुराना वाला फॉर्मेट बना दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, असेट्स रुपीज लाइबिलिटी। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शुरू करते हैं बेटा। फिक्स एसेट लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद मैं फिक्स एसेट में टेंजिबल यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेंजिबल यहाँ लिख रहा हूँ सपोज 10 लाख की। गुडविल यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटेंजिबल के नाम पे 2 लाख की। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है सर, इन्वेस्टमेंट कितने की? 5 लाख की। ठीक है, करंट एसेट में करंट एसेट आ रही है 15 लाख की, और साथ ही में फिक्टिशियस एसेट भी आ रही हैं, फिक्टिशियस एसेट आ रही हैं 2 लाख की। कितने की आ रही है? 2 लाख की। बताओ टोटल कितना हो गया? सर टोटल हो गया 10 और 20, 30 और 34 लाख। कितना हो गया? 34 लाख। ठीक है, इसमें से इधर लाइबिलिटी पे आते हैं, तो लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल आ गए सर, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई 15 लाख की। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस जो आ गया वो आ गया कितना? 5 लाख का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो भी आ गई कितनी? 3 लाख की। वो भी कितनी आ गई? 3 लाख की। नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी आ गई। मैं फॉर्मेट शेड्यूल थर्ड थोड़ा फॉलो नहीं कर रहा, वरना काफी टाइम लग जाएगा। मैं डायरेक्ट जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कितना हो गया? 20 और 30 हो गया ना, तो इसको ले लेते हैं इसको ले लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको लेते हैं 8 लाख। ठीक है, 8 लाख। तो जो बाकी बचेंगी वो आ जाएंगी करंट लाइबिलिटी। चलिए बताना कितनी हो गई? सर ये हो गई 20 और 28 और 31, तो ये हो गई 3 लाख। ये कितनी हो गई? 3 लाख। क्लियर है? टोटल आ गई 34 लाख। ठीक है, अब आपको वो कह रहा है सर शेयर की वैल्यू निकालिए। आपको क्या कह रहा है? सर इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दीजिए। कैलकुलेट intrinsic value per share if face value of share, if face value कितनी है शेयर की? face value of share ₹10 per share and assets revalued as follows। कुछ एसेट्स को हमने क्या करा है? रीवैल्यू करा है। ठीक है, रीवैल्यू का मतलब उनकी नई वैल्यू, दैट इज मार्केट के हिसाब से उनकी वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यू देख लेते हैं। सर फिक्स एसेट की वैल्यू जो इन्होंने रखी है टेंजिबल, फिक्स एसेट की जो टेंजिबल वैल्यू है वो टेंजिबल वैल्यू है सर, सपोज टेंजिबल जो है वो है 15 लाख। कितनी है? 15। और गुडविल की जो वैल्यू इन्होंने नई निकाली है वो है सपोज 10 लाख की। कितने की है? 10 लाख की। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने लगा रखी है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू जो आई है सर, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आई है सर 1 लाख। कितनी आई है? 1 लाख। ठीक है, और करंट लाइबिलिटी को जो हमें पे करना है सर वो विद इंटरेस्ट पे करना है, तो 3 लाख तो ये है, 50,000 का उनका इंटरेस्ट है, तो टोटल उनका ड्यूज कितना बन रहा है? 3.5 लाख रुपए उन्हें देना है, वो 3.5 मांग रहे हैं। ठीक है, एसेट की भी लाइबिलिटी चेंज हो सकती है सर, लाइबिलिटी एसेट की भी वैल्यू चेंज हो सकती है, लाइबिलिटी की भी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है सर? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी। तो क्या करेंगे बच्चे? जल्दी देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग सोल्यूशन में निकालने वाले नेट एसेट। नेट एसेट में क्या करेंगे? सारी एसेट लिखेंगे। तो बताओ फिक्स एसेट के पुराने, दैट इज बुक वैल्यू लिखूं या रीवैल्यू? सर रीवैल्यू लिखेंगे, जो नई वैल्यू है वो लिखेंगे, पुरानी वैल्यू अगर इनकी नहीं है तो लिखेंगे। तो बताओ कितनी हो गई? 15 लाख की फिक्स एसेट हो गई टेंजिबल।
फिक्स एसेट कौन सी होगी, टेंजिबल। उसके बाद गुडविल, गुडविल ऐड करूंगा, बताओ गुडविल कितनी हो गई, 10 लाख की। फिर उसके बाद बैलेंस शीट देखते जाओ और किसी की नेट, किसी की अगर वैल्यू दी हुई है तो वो लिखेंगे यहाँ पर। गुडविल के बाद जल्दी बोलो, गुडविल के बाद जल्दी बोलो, फिर क्या है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट है सर। इन्वेस्टमेंट कितने की है, इन्वेस्टमेंट सर बुक्स में तो 5 की दी है, लेकिन रीवैल्यू कितनी है, 1 लाख की। ओके सर, करंट एसेट, करंट एसेट की वैल्यू देखो, करंट एसेट की वैल्यू कोई नई वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं, तो करंट एसेट की जो बुक में दी गई है वही लिख दो, जिसकी नई वैल्यू वो नहीं लिख दो, जिसकी पुरानी है वो पुरानी। बताओ कितने की है करंट एसेट, सर करंट एसेट है 15 लाख की। करंट एसेट कितने की है, 15 लाख की। अब बताना बेटा जल्दी से, फिक्टिशियस एसेट ये भी ऐड करूं या ना करूं, जल्दी बोलो, फिक्टिशियस एसेट ऐड करूं या ना करूं। अरे सर क्यों करोगे, सर क्यों करोगे, ये रियलाइज नहीं होने वाली, नो मार्केट वैल्यू, इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। ओके पक्का। तो टोटल एसेट कितनी आ गई, जल्दी बोलो, टोटल एसेट क्या आ गई, मैंने टोटल एसेट में फिक्टिशियस एसेट को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अगर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कई बार आपको टोटल एसेट की वैल्यू बता देगा, तो उसमें से फिक्टिशियस एसेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, बताओ कितनी आ गई, 15 और 10 25, 25 और 40 41 लाख की क्या आ गई एसेट। इसमें माइनस करते हैं सर, इसमें माइनस करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। बताओ नॉन करंट लाइबिलिटी की तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बताओ नॉन करंट लाइबिलिटी कितने की थी सर, 8 लाख की नॉन करंट लाइबिलिटी थी, तो 8 लाख यहाँ से माइनस हो गई। सर करंट लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज हो गई है, 3,50,000 देना है। अच्छा, और सर ये प्रेफरेंस के लिए निकल रहा है इक्विटी, सर इक्विटी के लिए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस करो। बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 3 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 3। तो टोटल सब कुछ सबको देने के बाद, सबको देने के बाद सर इक्विटी वालों के लिए क्या बचा, इक्विटी वालों के लिए जो बचा, नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो बचा, वो कितना बचा है, वो बचा है सर, इसको सॉल्व करो, 8 3 11 11 3 14 14 अगर मैं करूं तो ये लो ना, यहां से करते हैं ना, हाँ जी कितना है, 41 माइनस 8 3 11 और 14 माइनस 14.5, तो ये आया 26,50,000, 26,50,000, ये आया टोटल अमाउंट जो इक्विटी वालों को मिलेगा। अब ये तो टोटल आया, मुझे चाहिए पर शेयर, मुझे चाहिए कि एक शेयर पे कितना मिलेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। तो 26,50,000 टोटल मिलेगा और एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर बताओ, नंबर ऑफ शेयर जल्दी देखो सर, देखना पड़ेगा, जल्दी बोलो। टोटल कैपिटल कितने की, 15, तो 15 10, तो डेट इज एक शेयर 10 रुपए का है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए सर, नंबर ऑफ शेयर आ गए 1.5 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 1.5 लाख। क्लियर है, तो 26,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख करो सॉल्व, कितना आ जाएगा सर, 26 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये आएगा सर ₹17.67 पर शेयर, 17 पॉइंट पर शेयर। बेटा अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो भूल चूक माफ है, बाकी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। सर इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालना है वो निकालना मैंने सिखा दिया बच्चे। आपको टोटल एसेट उठानी है, उनमें से अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है तो हटा दो, अगर इंक्लूड है तो माइनस कर दो। टोटल एसेट जो उठानी है उनकी नई वैल्यू उठानी है, अगर किसी की नई वैल्यू दी हुई है तो यूज करो, नहीं दी है तो सर पुरानी बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू दी है उसे यूज कर लो। उसमें से सारी लाइबिलिटीज माइनस कर दो, करंट नॉन करंट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस कर दो, जो वेल एसेट आएगी उसी को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, आपकी क्या आ जाएगी, दैट इज नेट एसेट वैल्यू पर शेयर आ जाएगी या इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। ठीक है, चल सकते हैं या नहीं चल सकते, हाँ जी जल्दी बोलो, आगे चल सकते हैं, बिल्कुल सर चल सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं। चलो अब आते हैं बेटा दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट करते हैं। हाँ जी, तो अब हमें कौन सा मेथड करना है सर, अब हमें करना है, अब हमारे पास जो सेकंड मेथड है सर वो है इनकम अप्रोच। कौन सा मेथड है, इनकम अप्रोच मेथड है, और उसमें हमारे सामने दो हैं, हमारे सामने अभी मैं दो को बात करूंगा, तीसरी पी रेशियो की बाद में बात करेंगे, पहले दो रेशियो की बात करेंगे, इनमें दो पॉइंट पे बात करेंगे सर। पहला जो मेथड है वो है अर्निंग यील्ड मेथड। क्या है, अर्निंग यील्ड मेथड, बेटा ध्यान सुनना ये इंपॉर्टेंट है, अर्निंग यील्ड मेथड। और दूसरा है मेरे सामने डिविडेंड यील्ड मेथड। दूसरा क्या है, डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड। सर इनको ना एक नाम से और बनाते हैं सर, इनको बोलते हैं अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। और उसको डिविडेंड को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो सर, हम बताते हैं, हम बताते हैं, बोलो ना सर, हम बताएं, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ओ माय गॉड, तुम तो समझदार हो गए, आज मुझे कितना दुख हुआ, मैं तुम्हें नालायक बोलता रहता था पर तुम तो समझदार निकले। क्या कर दिया मैंने भूल चूक में,
हाँ जी, जल्दी बोलो। डिविडेंड यील्ड मेथड या अर्निंग यील्ड मेथड, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मैं सिंपल पहले फॉर्मूला लिखता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, अगर आप लिख रहे हो तो प्लीज लिखना बेटा इन सब चीजों को। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, अगर मुझे निकालना हो फॉर्मूला, अगर मैं निकालूं तो अर्निंग यील्ड मेथड से वैल्यू पर शेयर मुझे निकालना हो तो फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड। बेटा बुक पे मत जाना, मैं आपको इजी तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। बाकी सारी बुक की मेथड ही है, वही चीजें, लेकिन कहने का मतलब अलग है। मैं तो आपको इजी तरीके से करवाऊंगा, अगर उनका फॉर्मूला देखोगे तो थोड़ा डर जाओगे, ठीक है। बट मिलेगा आपको, ये फॉर्मूले ही मिलेंगे। एक्सपेक्टेड ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, डिवाइडेड बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। क्लियर है? ये इसका फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे निकालूं वैल्यू पर शेयर तो कैसे निकालोगे? आप कहोगे एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, DPS, डिवाइडेड बाय NRR इनटू 100। ओ माय गॉड सर, इतना सिंपल जी। अब जो जिंदगी भर भागते रहते हो ना इन फॉर्मूले से, ये बहुत सिंपल है बेटा। क्या है? वैल्यू पर शेयर निकालना है सर। जितना आगे कमाने वाला हूं उसे NRR से कैपिटलाइज कर दो। आगे देने वाला हूं, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय NRR। अभी ध्यान सुनना। अच्छा सर, अगर एक्सपेक्टेड ईपीएस नहीं दिया हो तो मैंने अभी फॉर्मूले लिखवाने, अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने कहा सर तो आपके पास ना एक तरीका और है। क्या है? मतलब निकालने का तरीका क्या है? अर्निंग अवेलेबल, भाई इस बार कमाई काम धंधे की चल रहा है हमारा, तो कमाई से काम करेंगे, दैट इज इनकम से। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, डिवाइडेड बाय, लिख रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बच्चा कहता है सर ये तो नेट एसेट का फॉर्मूला है। अरे नालायकों, हरामखोरों, ये बताओ, वहां पे नेट एसेट था, वहां अर्निंग था, वहां बिजनेस बंद हो गया, वहां नेट अर्निंग कहां से आएगी? वहां नेट एसेट है, वहां नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, यहाँ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। हाँ जी, अगर मुझे डिविडेंड निकालना हो, क्या निकालना हो? एक्सपेक्टेड DPS। तो आपके सामने फॉर्मूला क्या है? आप बोलोगे एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। जितना मैं डिविडेंड देने वाला हूं, अगर उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूं तो DPS आ जाएगा। जितनी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसे अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा? EPS। अभी मैंने कुछ समझाया नहीं, मैं लिख रहा हूँ बस, अभी तो समझेंगे, पर मैं कह रहा हूँ आपको बातें एकदम फेमिलियर लगेंगी, समझ आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ। अब मैं कहता हूं और इसका एक फॉर्मूला और है। सर अगर आपको अर्निंग नहीं दिया तो आप क्या करोगे? आप लोगे पेड अप वैल्यू पर शेयर इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। अरे कौन परेशान है? मेरे को कॉल करे जा रहा है बार बार, 1 मिनट देख लो बेटा। हाँ जी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिनर, अगर यहां पर भी नहीं दिया है सर, अगर डिविडेंड नहीं दिया है तो यहां पर भी सेम बात है। पेड अप वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। सर बहुत कुछ लिख दिया आपने बेटा, मेरा काम था लिखने का, मैंने लिख दिया। अब आराम से तसल्ली से समझेंगे। वैसे कुछ ज्यादा बातें लिखी नहीं है, अभी ध्यान समझना। पहले बताओ ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी लिख लिया, साथ साथ लिख रहे हैं बेटा। जो जून जुलाई वाले भी हैं वो भी प्लीज बच्चे इस क्लास को जरूर ध्यान से करें और उसको नोट जरूर कर लें, चाहे फॉर्मूले याद कर लें, कुछ भी कर लें बेटा, समझ लें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें से। क्लियर है? चलो अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि मैंने क्या लिखवाया, ध्यान सुनो। मैं आपसे कहता हूं सर भूल जाओ 2 मिनट के लिए फॉर्मूला, भूल जाओ, सब फॉर्मूले भूल जाओ। आपको आती है इनकम स्टेटमेंट बनानी? इनकम स्टेटमेंट कई बार मैंने आपको क्लास में बना के दिखाई है। मैं कहता हूं एक कंपनी की अगर इनकम स्टेटमेंट बनानी हो, ठीक है, आपने FM में भी बनाई होगी, अगर बनानी हो तो कैसे बनती है? सर हम कहते हैं जितना उसने सेल किया, जितना रेवेन्यू आया, सेल में से सारे खर्चों को माइनस करो,
कॉस्ट को माइनस करो, सारे खर्चों को माइनस करो, तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसे बोलेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ईबीआईटी। क्या बोलेंगे? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, शॉर्ट में बोलूं तो ईबीआईटी, ईबीआईटी। क्लियर है? मैं ना अमाउंट ले लेता हूं यहाँ पर, सपोज ये 10 लाख का है, मैंने कहा 8 लाख के खर्चे हुए, 8 लाख के खर्चे हुए, तो 2 लाख क्या आ गया मेरा? ईबीआईटी। 2 लाख क्या आ गया? ईबीआईटी। क्लियर है? 2 लाख मेरा क्या आ गया? ईबीआईटी। अब ईबीआईटी में आपको पता है बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं सर, अगर कोई इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा है तो वो माइनस करेंगे। मैंने कहा सपोज मेरी कंपनी में इंटरेस्ट कुछ है नहीं, ठीक है, सपोज मान लो यार, क्या दिक्कत है, इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने कहा सर 2 लाख रुपए मेरा क्या आ गया, इसे बोलेंगे ईबीटी, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईबीटी। क्या बोलते हैं? ईबीटी। अब मुझे टैक्स देना है, मैंने कहा टैक्स दे दिया सपोज 30% से, टैक्स दे दिया @30% से, तो इसका मतलब 60,000 का टैक्स चला गया, तो मेरे पास जो प्रॉफिट बचा उसे बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, दैट इज इसे बोलते हैं पैट, और पैट को हम लोग ही बोलते हैं क्या? नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। कितना आया नेट प्रॉफिट? 1,40,000। कितना आया? 1,40,000। अब ध्यान से सुनना बेटा, मेरे सारे बच्चों ध्यान सुनो, क्या ये 1,40,000 जो प्रॉफिट आया, क्या ये जो 1,40,000 आया, ये प्रॉफिट किसके लिए है? ये प्रॉफिट किसके लिए है? इसमें सबको दे दिया मैंने, तो ये जो नेट प्रॉफिट कमाया है वो किसके लिए है? वो मालिकों के लिए। कौन से मालिकों के लिए? इक्विटी के लिए या प्रेफरेंस के लिए? सर ये जो प्रॉफिट है ये दोनों के लिए है, इसमें से आप इक्विटी को भी दोगे और प्रेफरेंस को भी दोगे। मैं कह रहा हूं, मैं यहाँ वैल्यू किसकी निकाल रहा हूँ? मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ सिर्फ इक्विटी वालों की। किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ? इक्विटी वालों की निकाल रहा हूँ। तो पहले मुझे वो प्रॉफिट चाहिए जो मैंने इक्विटी वालों के लिए कमाया, तो इसमें से माइनस करो। क्या माइनस करते हैं सर? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या माइनस करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो मैंने कहा सपोज प्रेफरेंस डिविडेंड आ रहा है 40,000, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आ रहा है? 40। तो इसका मतलब जो 1 लाख बचा, जो 1 लाख बचा, ये स्पेशली किसके लिए बचा है? ये बचा है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सर ये पैसा जो बचा है ना, वो किसके लिए बचा है? मालिकों के लिए। किसके लिए बचा है? इक्विटी वालों के लिए बचा है। किसके लिए? इक्विटी के लिए। अब एक और क्वेश्चन मेरा आपसे, बेटा आप मेरे सामने बैठे हैं, कौन मेरे सामने बैठा है? देश का भविष्य। हाँ जी, तो मेरे देश के भविष्य लाल पीले हरे कालो, जल्दी बोलो, क्या ये सारा पैसा मालिकों में बांट दिया जाएगा? क्या क्या ये सारा पैसा मालिकों का है? दैट इज मालिकों का है, तो क्या सारा पैसा मालिकों को कंपनी बांट देगी, या इसमें से कुछ पैसा वो बचा सकती है? सर इसमें से हो सकता है कि कंपनी क्या करे, कंपनी हो सकता है सर इसमें से डिविडेंड जो दे इक्विटी को, डिविडेंड इक्विटी वालों को बात कर रहा हूं मैं, इक्विटी को कहता है सारा नहीं, कहे कि 60,000 हम डिविडेंड देंगे और बाकी जो बनेंगे, बाकी जो रखेंगे वो अपने पास रिटेन्ड अर्निंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बचा लेंगे, रिजर्व में रखेंगे, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। कितना? 40,000। कितना? 40,000। कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी बोलो, पहले बोलो ये बात, पहले इनकम स्टेटमेंट समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी सर आ रही है, पक्की बात है। अब ये देखो सर, अगर मैं बोलूं कि अर्निंग टोटल जो मैंने कमाई, अर्निंग जो टोटल कमाई है वो कितनी कमाई है? 1 लाख। टोटल कितनी कमाई है? 1 लाख। अब मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरी कंपनी में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो है 10,000। कितने शेयर हैं? 10,000 इन नंबर्स, 10,000 शेयर है। कितने शेयर है? 10,000। तो आप मुझे बता सकते हो कि टोटल अगर मैंने 1 लाख कमाया है तो अर्निंग पर शेयर कितना कमाया? सर कैसी कैसी बात कर रहे हो सर, बताओ। ईपीएस निकालने को कह रहे हो तो बेटा क्या करें सर? फॉर्मूला बनाएंगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। इसका मतलब मेरा बच्चा बोल रहा है सर जो ये आएगा वो आएगा 1 लाख रुपए कमाया टोटल, और कितना में बटेगा? 10,000 के लिए कमाया, तो एक शेयर पे कितना कमाया? 10 रुपए। एक शेयर पे कितना कमाया? 10 रुपए। बोलो जल्दी से, ईपीएस निकालना सीख गए? हाँ जी। और मैं आपसे साथ साथ पूछ लूं सर डीपीएस निकाल दो, डीपीएस, तो आप बोलोगे टोटल डिविडेंड जितना इक्विटी वालों को पे कर रहे हैं वो कितना है? 60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो एक शेयर को कितना दे रहे हैं? 6 रुपए। एक शेयर को कितना दे रहे हैं? 6 रुपए। एक शेयर को कितना दे रहे हैं? 6 रुपए। पक्की बात है? हाँ जी, हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना,
बात समझ आ गई, बिल्कुल आ गई, क्लियर है सर। इसको ना मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, देखो डीपीएस को ऐसे ही बोल सकते हैं, कई बार ना वो आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो बोल देता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब है कि अर्निंग में से कितना परसेंट हम मालिकों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि कंपनी अपना 60% पे आउट रेशियो रख रही है, 60% पे आउट रेशियो, याद रखना दिमाग में, 60% पे आउट रेशियो, तो इसका मतलब 10 रुपए अगर अर्निंग कमाई है एक शेयर पे, तो उसका 60% 6 रुपए क्या करेगी डीपीएस, क्या करेगी डीपीएस। कई बार वो डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं बोलता, रिटेंशन रेशियो बोलता है। क्या बोलता है? रिटेंशन। तो रिटेंशन का मतलब है रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेंशन अगर उसने बोला 40% कंपनी बचा रही है, तो आप बता दो डिविडेंड कितना दे रही है। 40% अगर बचा रही है तो डिविडेंड कितना दे रही है? 60%। तो इसका मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया? 60%। तो बेटा ईपीएस का 60% निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा? डीपीएस। क्लियर है? तो कभी टेंशन नहीं, अगर क्वेश्चन में कभी ईपीएस दिया हो और आपको पे आउट रेशियो दिया हो, क्या दिया हो? पे आउट रेशियो, तो उस केस में आप ईपीएस को पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डीपीएस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डीपीएस। और अगर आपको रिटेंशन रेशियो दिया है तो रिटेंशन रेशियो को माइनस कर दो 100% में से, तो बेटा आपका क्या आ जाएगा? पे आउट रेशियो। क्लियर है? पे आउट रेशियो कैसे निकलेगा अगर आपको निकालना हो तो 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, 1 बोले तो 100%, ठीक है। 40% को अगर मैं माइनस कर दूं 100% में तो 60% जो आएगा वो मेरा क्या आएगा? पे आउट रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया, लिखा नहीं। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या मैंने यही बातें लिखी हैं? हाँ जी, पहले ये बताओ, मैंने यहाँ पर जो अभी आपको लिखा वो यही वाली बात लिखी है। मैंने कहा अगर मुझे डीपीएस निकालना है तो डीपीएस कैसे निकालना है? सर डीपीएस निकालना है अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, और अगर मुझे ईपीएस निकालना है तो ये, और डीपीएस निकालना है तो फिर ये वाला पॉइंट। ठीक है, पहले इतनी बात समझ आ गई? नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब बेटा जो मैं कमा रहा हूँ दैट इज उस पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब उस पे बात कर रहा हूँ। अब एक बात करो, एक बात मैं आपको बोलता हूँ बच्चे, एक बात बताओ, आपके पास ना कंपनी के बहुत कम शेयर है। सपोज मैं कहूँ रिलायंस कंपनी के मैं 100 शेयर लेके बैठा हूँ। कितने शेयर लेके बैठा हूँ? 100 शेयर। भाई मुझे किससे, मुझे मुझे ये बताना, मुझे उसकी अर्निंग से कोई फर्क पड़ेगा? वो करोड़ों में कमाए, वो करोड़ों अरबों में कमाए, मुझे फर्क पड़ेगा? मेरे पास 100 शेयर है। कितने शेयर है? 100। मुझे क्या लगता है कि मैं उस कंपनी में कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स में हिस्सेदार हूंगा? अरे ऐसी की तैसी, मेरे पास 100 शेयर है, मुझे बस अब किससे मतलब होता है? मैं छोटा शेयर होल्डर हूँ, मुझे मतलब है डिविडेंड से। मुझे किससे मतलब है? डिविडेंड से मतलब है कि भाई साहब मेरे को कितना मिलेगा, मेरे को कितना, मैं छोटा आदमी, छोटी सोच, मेरी छोटी सोच, मतलब मैं कह रहा हूँ भाई साहब मेरे को डिविडेंड बता दो कितना बांटो। तो जब हम छोटे किसी स्मॉल शेयर होल्डर की वैल्यूएशन करते हैं ना, तो बेसिकली हम यूज करते हैं डिविडेंड, दैट इज डिविडेंड यील्ड मेथड। क्या यूज करते हैं? डिविडेंड यील्ड मेथड। दो मेथड है ना, बच्चा पूछता सर कब अर्निंग कब यील्ड, तो मैं कहता हूं सर अगर मैं छोटे शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं तो यूज करते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड। क्या यूज करते हैं बच्चे? डिविडेंड यील्ड मेथड। बट सर मैं कंपनी का मेजर शेयर होल्डर हूं, मेरे पास कंपनी के 50% से ज्यादा होल्डिंग है, या मेरे पास कंपनी के 30-40% होल्डिंग है, सर मैं कंपनी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रखता हूं, ऐसा केस है। तो आप बताओ मैं छोटा आदमी या बड़ा शेयर होल्डर? मैं बड़ा शेयर होल्डर, तो मेरी सोच छोटी होगी क्या? मैं ये सोचूंगा कंपनी मुझे कितना बांट दे, या मैं सोचूंगा कंपनी की अर्निंग कैसे बढ़ाई जा सके, कंपनी जितना ज्यादा कमाएगी उतना ज्यादा मेरे को फायदा, क्योंकि अल्टीमेट मैंने कंट्रोल पा रखा है। अल्टीमेट क्या कर रखा है? कंट्रोल। तो बेटा आप हमेशा याद रखना कि सर जो लार्ज शेयर होल्डर होता है, जिसके पास ह्यूज कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, वो जो लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर होल्ड करता है, उसके लिए हम क्या निकालते हैं? दैट इज अर्निंग यील्ड मेथड लगाते हैं। लेकिन जो स्मॉल शेयर होल्डर है, जो स्मॉल शेयर होल्डर है, उसके लिए क्या लगाते हैं? डिविडेंड यील्ड मेथड लगाते हैं। क्लियर है? तो आपको याद रहना चाहिए, 3 मेथड हमने बात कर ली। अभी अभी मेथड पे बात करी, अभी मेथड पे नहीं करी। जल्दी बोलो। सबसे पहला इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, वो कब लगेगा? जब कंपनी बंद होने वाली है। जब कंपनी बंद होने वाली है तो लार्ज हो या स्मॉल हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर भाई कंपनी चल रही है तो बेटा अगर लार्ज शेयर होल्डर हो तो अर्निंग यील्ड मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अर्निंग यील्ड। लेकिन अगर आप छोटे शेयर होल्डर हो तो आप लालची से भरे हो, लालच भरा हुआ है, आह आह, है ना, बोलते ना एग्जाम, लालच आह लालच, हाँ, तो दैट इज, इस केस में आप क्या लगाने वाले हो? डिविडेंड यील्ड मेथड लगाने वाले हो। क्लियर है? अब कैसे लगाएंगे इसकी बात शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे इसकी बात। हाँ जी, अब एक आगे बात समझते हैं, ध्यान समझना। हमने ईपीएस और डीपीएस निकालना सीख लिया। अब एक बात मैं आपसे जनरल करता हूँ, मैं 2 मिनट के लिए कहता हूँ, भूल जाओ। 2 मिनट के लिए फिर से मेरी बात सुनना। मैंने कहा बेटा मेरी जेब में 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100। ध्यान से सुनना बच्चों। मैंने कहा मेरी जेब में 100 रुपए हैं, इसे मैंने बैंक में जमा करा दिया, बैंक में डिपॉजिट कराए, और बैंक फॉर सपोज मुझे 10% से इंटरेस्ट दे रही है। 10% से क्या दे रही है? इंटरेस्ट। तो 1 साल बाद
एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर अगर मैं बोलूं, एक साल बाद मेरी जेब में जो पैसा आएगा वो कितना आएगा, दैट इज मुझे एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है। अगर मैं बोलूं तो आज ही मैं अगर बात करूं तो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट कितना है सर? सर आपने बोला 10 रुपए। सर कितना? 100 रुपए जमा का है, 10% से कंपनी दैट इज बैंक मुझे ब्याज दे रही है, तो इसका मतलब मेरे को कितने की कमाई होने वाली है? 10 रुपए की ब्याज, दैट इज 10 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं ये 10 रुपए आपने कैसे निकाला, तो आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, 100 रुपए हमने क्या करा था, जो हमने डिपॉजिट किया था उस पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने किस क्या, दैट इज 10% से, बोले तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने किससे, इंटरेस्ट रेट से, इंटरेस्ट रेट से। तो आपकी क्या आ गई, दैट इज आपकी क्या आ गई, एक्सपेक्टेड इनकम। क्या आ गई आपकी एक्सपेक्टेड इनकम? क्या आ गई एक्सपेक्टेड इनकम? क्लियर है? ये आ गई एक्सपेक्टेड इनकम। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, बस खुद का बात खत्म। मैंने कहा बच्चे मैं अगर आपको ये एक्सपेक्टेड इनकम बता दूं, अगर मैं कहूं कि एक्सपेक्टेड इनकम इतनी है, रेट इतना है, तो आप मुझे क्या ये नहीं बता सकते कि मैं कितना पैसा जमा करूं? हाँ बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं सर। मैं कह रहा हूं बच्चे ये बताना, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं बोल सकता? मैंने कहा कि अगर मुझे डिपॉजिट निकालना है, तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि जितनी मेरी एक्सपेक्टेड इनकम होने वाली है, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट क्या है मेरे लिए, इतनी कमाई दे रहा है मेरे को, रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। इसका मतलब अगर मैं इस वैल्यू को पुट करूं तो देखते हैं रिजल्ट सेम आएगा। सर 10 रुपए का इंटरेस्ट कमाने वाले हैं हम, कितने परसेंट से, 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका मतलब ये कितना आ गया सर, 100 रुपए। कितना आ गया, 100। मैं बोलूं बेटा मैं जो कमाना चाहता हूं, मैं जो फ्यूचर में कमाना चाहता हूं, या जो मैं कमाने वाला हूं, वो मैं 50 रुपए कमाऊंगा। कितना रुपए कमाना चाहता हूँ, 50। तो आप बोलोगे सर 10% से, बोले तो 10% से, 10% लिखना हो या 10 डिवाइडेड बाय 100 लिखना हो, तो मैंने कहा 10% से आप जो कमाओगे उसको लिए आपको कितना लगाना पड़ेगा, 500 रुपए। कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 500। क्लियर है? कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 500। इसका मतलब अगर मुझे 50 रुपए कमाना है 10% से, तो मुझे 500 लगाना पड़ेगा। सेम बात वैल्यू ऑफ शेयर की है। कहता है अगर कंपनी एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप बड़े शेयर होल्डर हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक शेयर पे आपको कंपनी 50 रुपए ईपीएस देगी, 50 रुपए क्या देगी, ईपीएस। और भाई साहब नॉर्मली इंडस्ट्री में जो रेट चल रहा है कमाई का, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो इंडस्ट्री में हर कोई, जिस इंडस्ट्री में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, रिलायंस कंपनी जैसे में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो रिलायंस जैसे की जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में अगर रेट चल रहा है 10%, लोग 10% से कंपनियां कमा रही है, तो इसका मतलब मैं भी चाहूंगा कि 50 रुपए अगर कंपनी मेरे को कमा के देगी 10% से, तो इस कंपनी के लिए मैं कितना दे सकता हूँ, दैट इज मैं कह लूं एक सेकंड इसको मेरे को रब करना है। हाँ, ईपीएस डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100। तो इसका मतलब मैं कंपनी को कितना लगा सकता हूँ, 500 रुपए दे सकता हूँ। यही वो कह रहा है वैल्यू ऑफ शेयर, कि आप उस शेयर्स की कितना पे कर सकते हो, 500 रुपए एक इन्वेस्टर पे कर सकता है। अगर कंपनी उसको 50 रुपए दे रही है 10% से कमाकर, तो वो मेरे को कितने रुपए दे सकता है, 500। इसका मतलब एक शेयर की वैल्यू वो कितनी लगा रहा है, 500। बोलो बात समझ आ गई? यही फॉर्मूला बना दिया भाई। बड़ा शेयर होल्डर है दैट इज कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो वो ईपीएस को एक्सपेक्ट करेगा कि भाई साहब क्या कमाओगे आप, ये बताओ क्या कमाओगे, उसके अकॉर्डिंग मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा मैं आपको जो कमा के दूंगा वो मैं 50 रुपए कमा के दूंगा। कहता है कितने परसेंट, मैंने कहा नॉर्मल रेट देखो, लोग 10% से कमा रहे हैं, तो मैंने कहा आप, मैं भी 10% से कमा रहा हूँ, तो दैट इज उसने कहा ठीक है 50 रुपए अगर आप 10% से कमा रहे हो, तो इसका मतलब मैं आपको 500 रुपए दे सकता हूँ। आज कितना दे सकता हूँ, 500 रुपए। क्लियर है? पक्की बात। अगर मैं छोटा शेयर होल्डर हूँ तो मुझे ईपीएस से फर्क ही नहीं पड़ता, मैं कहूंगा भाई कमाओ कुछ भी, मुझे बताओ मुझे कितना दोगे। दैट इज ईपीएस की जगह फिर हम यूज क्या कर लेंगे बच्चे, डीपीएस। क्या यूज करेंगे, डीपीएस। क्लियर है? बस यही फॉर्मूला है बेटा। देखो यहाँ पर फॉर्मूला खत्म, रट्टा लगाना बंद करो बच्चों, रट्टा लगाना बंद करो। ये अकाउंट्स या एफएम ऐसी चीजें हैं जो रट्टी नहीं है, रट्टा नहीं जाता है, इन्हें समझा जाता है। ठीक है, जितना समझोगे ना उतनी बात मजेदार लगेगी। तो देखो यहाँ पर बात यही लिखी मैंने, कह रहा एक शेयर के लिए कितना पे करना है, दैट इज एक्सपेक्टेड ईपीएस डिवाइडेड बाय एनआरआर, या एक्सपेक्टेड डीपीएस डिवाइडेड बाय एनआरआर। डीपीएस कब निकालेंगे, डिविडेंड यील्ड मेथड में। ईपीएस कब लगाएंगे, अर्निंग यील्ड मेथड में। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अगर ईपीएस नहीं दिया होगा तो सर निकालने का हमारे पास तरीका है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, या अगर नहीं है तो दैट इज डिविडेंड नहीं है तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो इक्विटी शेयर होल्डर को पे होने वाला है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब ये नीचे वाली बात जो मैंने करी है इसको बाद में करते हैं, इसकी बात बाद में करते हैं।
इसकी बात बाद में। वैसे मैं अगर कर भी दूं कि सर अगर आप क्वेश्चन ने आपको अर्निंग नहीं दी, क्वेश्चन ने आपको अर्निंग नहीं दी, आपको रेट दिया है, आपको कह रहा है कि हम लोग जो कमा रहे हैं, हम जो कमा रहे हैं वो ना 10% से, देखो इंडस्ट्री में कुछ भी चल रहा है, इंडस्ट्री में चल रहा है 10% से, पर मुझे लगता है मैं आपको कमा के जो दूंगा वो 12% दूंगा, या जो भी दूंगा वट एवर। अगर उसने रेट दिया है अर्निंग का, रेट दिया है अर्निंग का, तो आप एक शेयर को 100 रुपए की पेड वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू कितनी है पेड 100 रुपए की, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ अर्निंग, अगर मैंने कहा 15% कमा के दे रहे हैं, दैट इज 15% कंपनी कमा रही है, तो आप कंपनी से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो 15 रुपए, कंपनी से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो 15 रुपए। आप कह रहे हो भाई कंपनी 15 रुपए कमाएगी, 15 रुपए कमाएगी, कंपनी जो कमा रही है, कंपनी जो कमा रही है वो 15% से कमा रही है, लोग 10% से कमा रहे हैं, लोग 10% से कमा रहे हैं, फर्क नहीं, इंडस्ट्री 10% से कमा रही है, लेकिन मेरी कंपनी जो इक्विटी पे कमा रही है वो 15 से, तो 100 रुपए का एक शेयर है और 100 रुपए पे 15 रुपए लगाए, 15% से कमाएंगे तो 15 रुपए कमाऊंगा, तो 15 रुपए अगर मैं इन्वेस्ट कर दूं 10% में जाके, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मुझे मिलना चाहिए वो 150 रुपए में आपको दे सकता हूं, यही वैल्यू ऑफ शेयर है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर रेट ऑफ, अभी इन पे बात करते हैं, इन दोनों पॉइंट पे बात करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा, देखो ध्यान से। ये थोड़ा सा हैंग हो जाता है, बट डेटा जब ज्यादा हो जाता है ना इस पे तो चीजें हो जाती हैं इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना जल्दी से, एग्जाम्पल। मैंने कहा क्वेश्चन में मुझे दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सपोज 2 लाख का। ठीक है, टैक्स रेट दिया है 30%, प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो है ₹50,000। ठीक है, पे आउट रेशियो जो है, पे आउट रेशियो जो है वो है 40%। ठीक है, 40%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 10%। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है, इक्विटी शेयर्स हैं वो है 10,000। कितने 10,000 कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अंडर इनकम अप्रोच। ठीक है, तो इनकम अप्रोच में हम दोनों मेथड से कैलकुलेट करेंगे, पहले अर्निंग से करेंगे और फिर डिविडेंड से करेंगे। ठीक है, शुरू करें बेटा, शुरू करें बच्चों, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन करने जा रहा हूं मैं आपके सामने। सबसे पहले मैं लगा रहा हूं कौन सा मेथड, जल्दी बोलो, अर्निंग यील्ड मेथड। क्या निकालने वाला हूं, अर्निंग यील्ड मेथड। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाँ जी, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जल्दी बोलो। हम क्या करने वाले हैं, हम कह रहे हैं अर्निंग, हम कह रहे हैं सर ईपीएस, हम कह रहे हैं ईपीएस कितना रखना है, दैट इज अगर वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला बेटा याद रखो, ईपीएस, एक्सपेक्टेड ईपीएस, एक्सपेक्टेड ईपीएस, एक्सपेक्टेड ईपीएस डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100, डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100। तो मैंने कहा बच्चे अगर मैं करूं तो एनआरआर तो मुझे पता है कितना है, 10 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, बस ये पता चल जाए, एक्सपेक्टेड ईपीएस पता चल जाए, मैं निकाल दूंगा। अब आ जाओ, एक्सपेक्टेड ईपीएस निकालने का सर पहला फॉर्मूला बताओ, क्या अर्निंग की डिटेल है? यस सर, अर्निंग की डिटेल होगी तो अर्निंग यूज करेंगे, अगर रेट की डिटेल होगी तो रेट यूज करेंगे। सर बिल्कुल है, अर्निंग की डिटेल है। सर आ जाओ, अर्निंग की डिटेल है तो बताओ, अर्निंग की हाँ, अर्निंग की डिटेल है तो ईपीएस कैसे निकालेंगे, ईपीएस निकालने का फॉर्मूला है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, जल्दी बोलो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब अर्निंग निकालनी है तो अर्निंग निकालने के लिए बताओ आपको क्या दिया है, पैट दिया है, जल्दी बोलो, पैट में से माइनस करूं टैक्स, टैक्स माइनस करूं या ऑलरेडी टैक्स माइनस है, टैक्स माइनस है तो क्या करूं इस टैक्स का, कुछ करूं, प्लस कर देते हैं सर, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। अरे क्यों प्लस करना है भाई, पैट दिया हुआ है, टैक्स को इग्नोर करो भाई जब पैट दिया हुआ है, क्लियर है। क्या माइनस करो फिर इसमें से, सर इसमें से माइनस करो प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या माइनस करो इसमें से, सिर्फ माइनस करो प्रेफरेंस
डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। सर ये फिर एक नया फॉर्मूला बना दिया। अरे भाई साहब बताओ जल्दी से, ये नया फॉर्मूला मैंने बनाया है या भैया ये तो फॉर्मूले आप अपने आप बना लोगे? अब ये फॉर्मूले थोड़ी ना है, ये तो आपको कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो आगे काम चलेगा। बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस ऐसे ही। हाँ जी, 2 लाख का प्रॉफिट कमाया हमने, उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड जो देने वाले थे वो 50,000 देने वाले थे। लिखा है मैंने डेटा, दिखाऊं मैं क्या? दिखाऊं क्या? अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो देखो जल्दी से। 2 लाख का प्रॉफिट कमाया हमने, 50,000 का डिविडेंड तो ये है, और नंबर ऑफ शेयर है 10,000। नंबर ऑफ शेयर कितने? 10। तो इसका मतलब 1.5 लाख टोटल कमाया, जिसमें से 10,000 लोग लेने के लिए बैठे हैं। तो इसका मतलब एक शेयर पे कितना है? 15 रुपए पर शेयर। एक शेयर पे कितना है? 15 रुपए पर शेयर। ठीक है, 15 रुपए पर शेयर। अब कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बोलो। एक्सपेक्टेड ईपीएस कितना आ गया? सॉल्व कर देते हैं इसको। एक्सपेक्टेड ईपीएस कितना आ गया? 15। एक्सपेक्टेड कितना आ गया? 15। तो 15 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज, अगर इसे सॉल्व करो तो ये आ गया 150। ये आ गया 150। ये मेरी क्या आ गई? ये आ गई मेरी वैल्यू। ये मेरी क्या आ गई? वैल्यू। हाँ जी, जल्दी बोलो, आपको बात समझ आई या नहीं आई? तब तक मैं चाय पीता हूँ। हाँ जी, अगर ये बात समझ में पक्का 100%, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर अगर अर्निंग की डिटेल है तो अर्निंग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर अर्निंग की डिटेल नहीं होगी तो रेट की डिटेल होगी। किसकी डिटेल होगी? रेट की डिटेल होगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आगे। अगला बोल। हाँ जी, सेकंड मेथड जो है हमारा वो कौन सा है? वो है डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड। जल्दी बेटा जल्दी सारे बच्चे बताओ मुझे, अगर मैं आपको पूछूं तो डिविडेंड यील्ड मेथड के हिसाब से अगर मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना हो, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो फॉर्मूला क्या है? हाँ जी, फटाक से जल्दी लिख के बताएंगे। सर फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड डीपीएस। ये यहाँ पे क्यों मिट रहा है? वैल्यू एक्सपेक्टेड डीपीएस डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100। ठीक है, सेम बात, एनआरआर मुझे पता है 10 डिवाइड इंटू 100, लेकिन डीपीएस नहीं पता है। हाँ जी, अब देखो एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है कि दोबारा से कैलकुलेशन करें। अगर अर्निंग की डिटेल नहीं होती, ईपीएस नहीं निकाल रहा तो डायरेक्ट कर लेता, वरना यहाँ पे तो मैं निकाल सकता हूँ ना। बताओ कैसे निकाल सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ एक्सपेक्टेड डीपीएस जो होगा, सर उसको क्या करो, एक्सपेक्टेड ईपीएस, एक्सपेक्टेड जो ईपीएस है, एक्सपेक्टेड ईपीएस उसे मल्टीप्लाई कर दो पे आउट रेशियो से। मल्टीप्लाई कर दो किससे? पे आउट रेशियो से। तो बताओ एक्सपेक्टेड ईपीएस अभी अभी निकाल लिया हमने, बताओ कितना था? सर वो था 15। कितना था? 15। और पे आउट रेशियो कितना है? 40%। कितना है? 40%। तो ये कितना होगा? जल्दी बोलो। 15 1.5 6 रुपीज पर शेयर। तो ये आ जाएगा 6। तो 6 इंटू 10, दैट इज ये कितना हो जाएगा? 60। ये कितना हो जाएगा? 60। जो छोटे शेयर होल्डर होंगे वो कितना सोच रहे होंगे? 60 रुपए तक देने के सोच रहे होंगे, और जो बड़े शेयर होल्डर होंगे वो सर 150 रुपए तक देने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, एक पॉइंट बनता है, एक वैल्यूएशन का अप्रोच है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है? पक्की बात है? चल सकते हैं आगे? नहीं चल सकते? चल सकते। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ जिसमें रेट पे काम करते हैं, जिसपे किस पे काम करते हैं? रेट पे। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। बस बेटा बस, खत्म बच्चे खत्म। एग्जाम्पल नंबर 3। फर्स्ट हमारा इंट्रिंसिक पे था, सेकंड इस पे, थर्ड इस पे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर हाँ फॉर्मूला लिखते हैं, नहीं फॉर्मूला डेटा लिखते हैं। डेटा लिखते हैं ना, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सपोज प्रॉफिट। प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 5 लाख रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो है ₹1,00,000। टैक्स रेट है 30%। ठीक है, 30%। वैसे मैंने एक गड़बड़ कर दी, पता है क्या? मैंने ना इसमें प्रॉफिट की डिटेल दी थी, मुझे तो रेट पे काम करना था। ठीक है, तो मैं रेट पे काम करना था, वरना प्रॉफिट वाला तो हमने अभी कर ही लिया है। वैसे अगर मैं इसमें पूछूं तो आप मुझे ईपीएस निकाल दोगे? हाँ जी, ईपीएस निकाल दोगे? अगर प्रेफरेंस डिविडेंड और दे दूं मैं, लो प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया मैंने, प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया सपोज 50,000 का, और नंबर ऑफ शेयर बोल दिए मैंने, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे दिए 10,000।
हाँ जी, तो आप मुझे बताओ, आप इसमें ईपीएस निकाल दोगे? सर बिल्कुल निकाल देंगे, ईपीएस निकाल दोगे। और मैं कहता हूं सर रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो है, रिटेंशन रेशियो इस बार 40%, रिटेंशन रेशियो क्या है 40%। तो ये बताओ डीपीएस फिर कैसे निकलेगा, डीपीएस कैसे निकलेगा? सर डीपीएस निकलेगा ईपीएस का 40% या 60%? सर 60%, क्योंकि अगर हम बचा के 40% रहे हैं तो बांटेंगे कितने 60%, बांटेंगे कितना 60%। क्लियर है? बाकी एनआरआर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, एनआरआर आपको दिया होगा, एनआरआर आपका हो गया सपोज मैंने कहा 15%, तो जल्दी से आप मेथड से निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हो गया, एक तरह का प्रैक्टिस हो गया, ठीक है, प्रैक्टिस हो गया। अच्छा अब ना एक ये वाला नहीं था, मेरे को बेसिकली एग्जांपल कुछ अलग अच्छा बनाना था, मैंने ये बना दिया। अब बन गया तो बन गया, कल बनाने वाले को कौन रोक सकता है। एग्जांपल नंबर 4 ध्यान सुनना, मैंने कहा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 10%, ठीक है। कह रहा है पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू जो है, पेड अप वैल्यू जो है पर शेयर वो है 80 रुपीज। बेटा हमेशा 80 रुपीज। और यहाँ दिए फेस वैल्यू, क्या दिए? फेस वैल्यू पर शेयर दिए 100 रुपए। फेस वैल्यू कितनी दी है? 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए पर शेयर। अब कह रहा है डिविडेंड रेट लास्ट ईयर्स, जो लास्ट ईयर डिविडेंड रेट दिए थे वो दिए थे 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, ठीक है, 2019-20, 2019-20। कहता है कंपनी ने रेट दिया था 10%, फिर दिया था 20%, फिर दिया 15%, और फिर दिया 30%, ठीक है। इस तरीके से कंपनी ने डिविडेंड बांटा, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया। अब पॉइंट इज कि सर आपको निकालना है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एज पर डिविडेंड यील्ड मेथड, एज पर डिविडेंड यील्ड मेथड, यील्ड मेथड, ठीक है, एज पर डिविडेंड यील्ड मेथड। अब सर डिविडेंड यील्ड मेथड निकालना है तो सर इसमें कैसे काम करना है, ध्यान सुनना। सर फॉर्मूला पहले, पहले फॉर्मूला जल्दी बोलो, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इस बार तो अर्निंग यूज ही नहीं करना, डिविडेंड। तो आप लिखोगे एक्सपेक्टेड डीपीएस, एक्सपेक्टेड डीपीएस डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100। अब सपोज एनआरआर मिसिंग कर दिया मैंने, एनआरआर भी नहीं लिखा तो था, एनआर तो मैंने लिख दिया था ना, ऊपर ही लिख दिया था। कितना? 10%, हाँ जी। तो एनआरआर जो है वो दिया है आपको 10 इंटू 100, सिर्फ एक्सपेक्टेड डीपीएस चाहिए। अब बोलो इस बार अर्निंग की डिटेल है क्या? नहीं सर, अर्निंग डिटेल नहीं है। तो आपको कैसे निकालोगे फिर एक्सपेक्टेड डीपीएस? आप बोलोगे एक्सपेक्टेड डीपीएस। ये बताओ बेटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, गलती मत करना। ये बताना डिविडेंड हमेशा जो दिया जाता है वो फेस वैल्यू पे दिया जाता है या पेड अप वैल्यू पे? पेड अप वैल्यू क्या होती है पहले ये बताओ मुझे जल्दी से। पेड अप वैल्यू क्या होती है? सर पेड अप वैल्यू वो होती है जितने का मालिकों ने पैसा दिया, ठीक है, पेड किया। मैंने सपोज 100 रुपए मंगाए थे, एक मालिक ने, एक बंदे ने 80 रुपए दिए। कितने दिए? 80। तो इसका मतलब पेड अप वैल्यू कितनी है? 80। 20 अभी कॉल्स इन एरियर्स है, 20 अभी क्या है? कॉल्स इन एरियर्स, या मैंने मंगवाया नहीं। तो पेड अप कितना है? पेड अप 80 है। तो हमेशा जो डिविडेंड दिया जाएगा वो उसके पेड अप के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, कि जितना आपने पे किया उसके उस पे परसेंटेज दी जाएगी। क्लियर? तो हम लेंगे सर पेड अप वैल्यू, कभी भी फेस वैल्यू नहीं लेना, हमेशा क्या लेना है? पेड अप वैल्यू। सर अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तब ये मान लेंगे कि पेड अप वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है। क्लियर? अगर पेड अप वैल्यू गिवन नहीं है तो मान लेंगे कि पेड अप और फेस वैल्यू 100 रुपए, दैट इज 10 रुपए या 100 रुपए, जो भी अज्यूम करना है मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेड अप वैल्यू पर शेयर जो है लिख देना अजम्पशन, दैट इज आपके तो एमसीक्यू बेस है, कोई टेंशन नहीं है, तो आपको गिवन होगा, वरना 100 रुपए मान के काम कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेड अप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, आपको लिखना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। भाई फ्यूचर का डिविडेंड निकाल रहे हो ना, तो आपके सामने क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड होना चाहिए। तो आप बोलोगे पेड अप वैल्यू तो मुझे समझ आ गई 80 रुपीज है, क्वेश्चन है डिविडेंड, लेकिन ये बताओ कि एक्सपेक्टेड रेट कहां से निकालूं?
सर यहाँ तो रेटों की भरमार दे दी है, क्वेश्चन है कह रहा है पिछले 4 सालों में ये रेट है, पिछले 4 सालों में कंपनी के ये रेट हैं, ये रेट हैं कहीं ना कहीं 10%, 12%, 15% और 30%। तो बेटा ये बताओ अगर ये 4 रेट हैं तो आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है? हाँ जी बताओ। हम सर लास्ट में जो 30% दिया यही मान लेते हैं, ऐसे कैसे? सर बेस्ट अजम्पशन है कि इनका क्या ले लो एवरेज, फ्यूचर में क्या होने वाला है सर इसके बारे में हमें नहीं पता, पर एक काम करते हैं इसका क्या कर लेते हैं एवरेज, जो फ्यूचर रेट है, जो जो पास्ट रेट है उनका एवरेज ही क्या मान लेते हैं फ्यूचर, क्या मान लेते हैं फ्यूचर। तो ये बताओ 10%, 20%, 15%, 30%, ये मेरा रेट है। अब एवरेज करना है तो एवरेज दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज, एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। ठीक है, आपको अगर ट्रेंड दिखेगा, ट्रेंड मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप क्या लगाओगे वेटेड एवरेज, क्या लगाओगे वेटेड एवरेज। और अगर कोई ट्रेंड नहीं है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो आप क्या लगाओगे दैट इज सिंपल एवरेज, क्या लगाओगे सिंपल। सर अगर सेम है, सर अगर सेम है तो बेटा आप सिंपल लगा लो, वेटेड निकाल लो, सेम आएगा आंसर। सिंपल लगा लो, वेटेड लगा लो, सेम आएगा। अगर हर साल 10 10 10 10 10 दे रहा है तो सिर्फ एवरेज क्या आएगा 10% ही आएगा। लेकिन सर अगर ऐसा हो 10%, 10%, 10%, फिर 15%, बेटा ट्रेंड है, ठीक है कि वो कहीं ना कहीं दैट इज चल रहा है। अब आ जाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना, हमें एवरेज करना है। एवरेज में भी अगर आप सिंपल भी कर दोगे कोई टेंशन नहीं है, बट हाँ याद रखना वेटेड एवरेज ट्रेंड के केस में करोगे। सर एवरेज यहाँ पे करूं तो बताओ एवरेज में कितना आ जाएगा सर, 10 और 20, 30, 30, 30, 60, 60 और 75, तो 75 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 18.75, 18.75 ये आया ना। कैसे एवरेज आया सर, एवरेज निकाला है मैंने सिंपल, ठीक है 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 18.75%। क्लियर है, ये 18.75% जो आपका होगा इसे ही मैं क्या बोलूंगा एक्सपेक्टेड रेट, दैट इज ये क्या होगा, ये होगा एवरेज, ये क्या होगा एवरेज ऑफ लास्ट ईयर, एवरेज ऑफ पास्ट ईयर। ठीक है, तो बेटा हमारे केस में कितना आ रहा है 18.75%। तो बताओ 18.75% अगर 80 रुपीज पे लगाएंगे, ठीक है इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका मतलब जो आया वो आया 15 रुपए। कितना आया 15, बस आ गया आंसर। 15 रुपए हमारी क्या एक्सपेक्टेड डीपीएस है, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो 15 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज हो गया 150। कितना हो गया 150, ठीक है 150। हाँ जी जल्दी बोलो बेटा, बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बस इतनी सी बात, ठीक है इतनी सी बात हमें करनी थी, इतनी सी बात हमें करनी थी। हाँ जी बोलो जल्दी से। तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया बेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छे से बता दिया, नेट एसेट वगैरह आप पे कोई डाउट नहीं होगा। सर हमने अर्निंग वाला भी कर लिया, अर्निंग में हमने ईपीएस वाला भी कर लिया और डीपीएस वाला भी कर लिया। अर्निंग में अगर हमने कर लिया प्रॉफिट दिए तो प्रॉफिट से काम कर लेंगे, अगर रेट वाली बात आ गई तो रेट वाला भी किया। अभी एक पॉइंट और है जिसमें हम अर्निंग का रेट वाला करेंगे बेटा, उसमें क्या है अगर आप ध्यान से सुनोगे, सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं रेट पर भी, एक क्वेश्चन और सर, एग्जाम्पल नंबर 4। बेटा मैं चाहता हूं बच्चे, मैं जब कोई चैप्टर करवाता हूं ना तो मैं चाहता हूं कि उसको 100% करवाऊं, ठीक है, आपको ना उससे इफ एंड बट ना आए, इफ एंड बट ना आए, आप पूरी तरीके से अपना फोकस करो, आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करो, रट्टा नहीं लगाना। कोई भी टॉपिक अकाउंट्स का एक एक चीज, अकाउंट्स की एक एक अकाउंट्स और कॉस्टिंग की एक एक चीज आपको समझनी चाहिए, रट्टा नहीं लगाओगे, ठीक है बस मेरे साथ कंडीशन यही है। चलो मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। आ जाओ बेटा, मैं दोबारा से आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ एग्जाम्पल के रूप में एक और एग्जाम्पल बनाते हैं, इस बार ईपीएस पे बनाते हैं, ठीक है। मैंने कहा सपोज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कितना 10%, पेड अप वैल्यू सेम, यहां पर भी पेड अप वैल्यू है ₹80, फेस वैल्यू है पर शेयर, फेस वैल्यू है पर शेयर ₹100, ₹100। और अगर मैं कहूं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, इसे आप शॉर्ट में बोलते हो केई।
अगर आपको याद हो तो शॉर्ट में बोलते हो के। मैंने कहा जो कंपनी कमा रही है, कंपनी जो कमा रही है वो कमा रही है 15%। कितना कमा रही है? 15%। आपसे निकालना है कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। बेटा इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। ठीक है, अब बच्चा ना बेटा करने के बहुत तरीके हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग बुक्स अलग अलग तरीके से करवाते हैं। मैं आपको सबसे इजीएस्ट तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, सबसे इजीएस्ट तरीके से, आप इससे कभी नहीं भूलोगे, कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, आराम से सुनना बेटा। सॉल्यूशन आप करोगे, जल्दी बताओ बेटा। मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ, सॉरी मैंने यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू लिख दिया बेटा गलत, सॉरी। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आपको निकालना है अर्निंग यील्ड मेथड से। तो फॉर्मूला बोलो जल्दी से। सर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ईपीएस डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100। एनआरआर इंटू 100। एनआरआर आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा 10 इंटू 100। आपको सिर्फ पंगा क्या करना है, एक्सपेक्टेड ईपीएस निकालना है। आ जाओ बेटा, मेरे लाल मेरे पीले मेरे हरे मेरे कालो, जल्दी बोलो। एक्सपेक्टेड ईपीएस निकालना है तो सर एक तरीका तो है अर्निंग, एक तरीका तो है अर्निंग, पर अर्निंग की डिटेल नहीं है। तो बताओ फिर फॉर्मूला क्या है? सर फिर फॉर्मूला है पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज केई, रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज केई। तो केई से मल्टीप्लाई करो कि भाई एक शेयर, अगर मैं बोलूं इस कंपनी में मैंने 80 रुपए लगा रखे हैं, इस कंपनी में मैंने कितने लगा रखे हैं? 80 रुपए लगा रखे हैं, और कंपनी 15% कमा रखी है। तो इसका मतलब मेरे 80 रुपए भी कितना कमाया होगा? 15%। तो बताओ जल्दी से 80 रुपए पे, अगर कंपनी ने सब पर 15% कमाया है तो मेरे 80 रुपए पे कितना कमाया होगा? जल्दी बोलो ना। सर ये कमाया होगा 12 रुपए। कितना कमाया होगा? 12। बस आ गया, 12 आ गया। 12 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज आ गया 120। क्लियर है? यही आ गई क्या ईपीएस? हाँ जी बोलो। अब आप याद करो भाई, आप पता नहीं क्या बवाल करते हो, मुझे नहीं समझ आता क्या बवाल करते हो। केई को ऐसी की तैसी, भाई साहब इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी सबसे आसान। क्लियर है? सबसे आसान। हाँ सर, हाँ सर केई मिसिंग हो तो कैसे करेंगे? हाँ ये भी हो सकता है। सर अगर केई ना दिया हो, कॉस्ट ऑफ सर ना ना आपको, ना आपको कहीं ना कहीं अर्निंग की डिटेल है, ना ही आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिटर्न दैट इज केई भी गिवन नहीं है, तो फिर कैसे निकालेंगे? सर केई का फॉर्मूला ये भी याद रख लो। सर केई का फॉर्मूला अगर नहीं दिया है तो सर केई का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? केई निकालने का फॉर्मूला क्या है? सर केई निकालने का फॉर्मूला तो बता दो, आपने तो दे दिया। केई नहीं, केई निकालना है तो क्या निकालोगे? आप कहोगे सर केई निकालना है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मजे की बात है वो ये देगा, ये देगा। और पता है ये देगा ना तो मैं निकाल लूंगा ईपीएस। केई की कभी मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं, क्वेश्चन में याद है ना। अगर सर केई का फॉर्मूले में एक प्रॉफिट अवेलेबल आता है और मैं कह रहा हूँ ये मुझे चाहिए होगा तो मैं ईपीएस पहले ही निकाल के बैठाऊंगा। क्लियर है? लेकिन कल क्वेश्चन अगर सेपरेटली आ जाए, कह दे उसकी अकड़ है, कह दे कि भाई साहब केई निकालो, मैंने कहा लो जी केई निकाल देते हैं। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल। क्या? पेड अप इक्विटी कैपिटल। पेड अप इक्विटी कैपिटल, इक्विटी की जितनी पेड अप कैपिटल है उससे डिवाइड कर दो इनटू 100। ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा क्या आ गया? केई का फॉर्मूला। और ये बताओ अगर मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालनी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालनी है तो क्या मैं कभी इस फॉर्मूले को यूज करने वाला हूं या नहीं करने वाला? बोलो ना। करने वाला हूं। सर करने वाले हो आप। कब करने वाले हो? सर जब आपको प्रॉफिट की डिटेल दी है लेकिन नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए हैं। ओ माय गॉड सर, ईपीएस पर शेयर नहीं निकाल सकते ना, नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए, तो आप क्या करोगे? के निकाल के काम करोगे। ठीक है, के निकाल। चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम कर लेंगे। अब मैं ना इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन तड़कता भड़कता सा, सर मजा आ जाएगा आपको करके। चलो देखो, आपका मॉड्यूल ना मेरे पास होना तो चाहिए, मुझे करना पड़ेगा, मैं सर्च करता हूँ पहले ना, मैं एक बार सर्च करता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए मॉड्यूल निकाल रहा हूँ बैक में। हाँ जी, तो मैंने ये निकाल लिया आपका मॉड्यूल। ठीक है, अब मैं आपके साथ शेयर करूँ स्क्रीन? सर हमें भी तो दिखा दो। अरे दिखा रहा हूँ भाई, दिखा रहा हूँ। हाँ कहाँ पर हो? यहाँ पे आ जाओ। ठीक है,
सर सर कौन सा क्वेश्चन करवाने वाले हो आप? सर कौन सा, जल्दी बताओ। अरे रुको तो भाई। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। इसे मैं और बड़ा करूं क्योंकि पिछली बार ना वीडियो में दिख नहीं रहा था। हाँ जी, मेरे हिसाब से अब तो दिख रहा होगा आपको। नहीं दिख रहा है तो बेटा फिर थोड़ी सी कर लेना, आप उसमें निकाल लेना। ये आपके आईसीएसआई के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ना बेटा मेरे बच्चों, पढ़ो जल्दी से। कह रहा है स्ट्रक्चर दिया है एक्स लिमिटेड का सर, कैपिटल के नाम पे 4500 रुपए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपए की। इसका मतलब कैपिटल कितनी हो गई? 4500 इंटू 100, दैट इज कहीं ना कहीं हो गई 4500 इंटू 100, दैट इज 4,50,000 की कैपिटल हो गई। कह रहा है 50,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए के, इसका मतलब 5 लाख की क्या हो गई? इक्विटी कैपिटल हो गई। कह रहा है एक्सटर्नल लाइबिलिटी है 50,000 की, रिजर्व एंड सरप्लस है कितने के? 50,000 के। ओके, आगे देखो, अब देखते हैं आगे क्या क्या कह रहा है। कह रहा है एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन कंपनी ने 1,50,000, मतलब प्रॉफिट की डिटेल दे दी मेरे बच्चों, प्रॉफिट की डिटेल दे दी, कोई दिक्कत नहीं है सर, प्रॉफिट की डिटेल दे दी। आगे आ जाओ। कह रहा है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फुल्ली पेड फॉर द सेम टाइप ऑफ कंपनी। इस जैसी कंपनी इंडस्ट्री में कितना कमा रही है एक्स लिमिटेड जैसी? 10%, मतलब एनआरआर कितना है? 10% है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 10% हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? रिजर्व में। अब आ जाओ। कह रहा है कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, पहले निकालना है। बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालने का मतलब क्या है? कौन सा मेथड लगा रहे हैं? कंपनी को ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी बंद होने वाली है, कंपनी क्या होने वाली है? बंद। तो एसेट अप्रोच लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एसेट अप्रोच लगाएंगे। लेकिन अगर वो कह रहा है वैल्यू पर शेयर अकॉर्डिंग टू डिविडेंड यील्ड मेथड, इसका मतलब अर्निंग मेथड लगा रहा है। और ये मानो, कह रहा अज्यूम कर लो कि टोटल एसेट में जितनी एसेट दी गई है, टोटल एसेट जितनी दी गई है, उन एसेट में 4,000 की क्या है? फिक्टिशियस है, मतलब 4,000 ऐसी एसेट है जो बेकार है। 4,000 की एसेट है बेकार है। करें शुरू? करें बेटा? करते हैं, चलो अब ध्यान से देखो। मैं कहता हूं सर क्वेश्चन शुरू करते हैं ना, देरी किस चीज की? सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या करना है सर? पहले निकालना है, हम लोग निकाल रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर। जल्दी बोलो। मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा फॉर्मूला बताओ मुझे, वैल्यू पर शेयर बताओ। वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैसे निकालूं? इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैसे निकालूं? आप बोलोगे सर नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो बताओ क्या पता है मुझे? सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता है, प्रेफरेंस नहीं चाहिए, इक्विटी चाहिए। इक्विटी कितने हैं सर? इक्विटी है 50,000, तो इक्विटी कितनी है? 50,000 के इक्विटी शेयर हो गए। अब नेट एसेट निकालनी है सर, नेट एसेट का फॉर्मूला बोलो, नेट एसेट का फॉर्मूला बोलो। नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, सर नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर का फॉर्मूला है सर, उसको ऐसे निकालेंगे, हम लिखेंगे सर टोटल एसेट। सबसे पहले टोटल एसेट लिखेंगे, टोटल एसेट में से माइनस कर देंगे सर फिक्टिशियस एसेट। क्या माइनस कर देंगे? फिक्टिशियस एसेट। फिर माइनस कर देंगे सर उसमें से एक्सटर्नल लाइबिलिटी। फिर माइनस क्या कर देंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। हाँ जी, टोटल एसेट आ गई, टोटल में से फिक्टिशियस एसेट हटा दो, भाई मेरी काम की एसेट आ गई, उसमें से लाइबिलिटी हटा दो, एक्सटर्नल मतलब सारी करंट नॉन करंट सब होंगी। और फिर माइनस कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या माइनस कर दो? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये बताओ क्या क्या पता है, चलो ढूंढते हैं। क्या मेरे को क्वेश्चन में एसेट की डिटेल है? आप चेक करके बताओ, क्या क्वेश्चन में एसेट की डिटेल है? एसेट की डिटेल तो है नहीं, छोड़ देते हैं। एसेट की डिटेल नहीं है, छोड़ देते हैं, जो नहीं है वो छोड़ते हो। फिक्टिशियस एसेट है, हाँ जी सर पता है। फिक्टिशियस एसेट कितने की है? 4,000 की है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितने की सर? एक्सटर्नल लाइबिलिटी है 50,000 की। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितने की है? 50,000 की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की सर? 4,500 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 4,50,000 की आ जाएगी। कितने की आ गई? 4,50,000। अब सर अगर टोटल एसेट नहीं पता, मुझे टोटल एसेट नहीं पता, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, है ना? कुछ नहीं कर सकता। सर टोटल एसेट नहीं पता तो सर एक काम करो ना, फिर एक काम करो, फिर आप एक बात बताओ, क्या मैं टोटल एसेट ऐसे कर सकता हूँ? सर एक बात बताओ, बैलेंस शीट में आप जानते हो सर टोटल लाइबिलिटी, टोटल जो लाइबिलिटी है, टोटल लाइबिलिटी साइड है वो इक्वल होती है किसके? टोटल एसेट के, है ना? टोटल एसेट के। तो मैंने कहा एक काम करो, लाइबिलिटी साइड का टोटल लगा दो, अपने आप वो एसेट के इक्वल हो जाएगी। हाँ जी, है ना? तो सर बिल्कुल सही। तो बताओ टोटल लाइबिलिटी लगा देते हैं, टोटल लाइबिलिटी निकालते हैं। टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट होगी। आ जाओ बेटा, मैं निकालता हूँ टोटल इक्वल टोटल एसेट इक्वल टू
टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। और टोटल लायबिलिटी में क्या क्या है, टोटल लायबिलिटी में सर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस बोलो ना जल्दी क्या लिखेंगे सर, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी जहां जहां लिखा होगा इनका मतलब है करंट नॉन करंट दोनों, है ना। तीन ही चीजें तो आती हैं लायबिलिटी साइड में, बोलो क्या क्या। रेशियो में पढ़ा है ना, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। इसका मतलब शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व। और एक्सटर्नल लायबिलिटी बोले तो करंट और नॉन करंट। ऐड करो जल्दी से। इक्विटी कैपिटल कितनी होगी जल्दी बोलो सर, इक्विटी हो गई 5 लाख। प्रेफरेंस कितनी हो गई सर, प्रेफरेंस हो गई 4.5 लाख। रिजर्व कितने हो गए सर, रिजर्व दिए हुए हैं ना, हाँ जी बोलो बताओ, 50,000 के रिजर्व हैं। अरे रे रे क्या हो गया, हाँ जी 50,000 के रिजर्व हैं और 50,000 की लाइबिलिटी है, 50,000 के रिजर्व है और 50,000 की लाइबिलिटी है। तो टोटल कितना हो गया ये, 5 5 6 6 और 4, 10,50,000, है ना, 10,50,000। तो बताओ एसेट कितनी आ गई सर, एसेट आ गई 10,50,000 की। तो नेट एसेट कितनी हो गई सर, नेट एसेट जो हो गई वो आ जाएगी, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, 5 लाख माइनस करूंगा तो 5 50, ये हो गई 5,46,000 की मेरी नेट एसेट, 5,46,000 की मेरी नेट एसेट। ठीक है, एक सेकंड देना बच्चे, मैं ना लैपटॉप का चार्जर लगा दूं, ठीक है, चार्जिंग लगा। हाँ जी ठीक है, लगा लिया मैंने, चार्जिंग लगा लिया। चलो अब शुरू करते हैं। तो नेट एसेट कितनी आ रही है, 5,46,000 की, बस हो गया बच्चों, हो गया। 5,46,000 डिवाइडेड बाय 50,000 शेयर, 5,46,000 नंबर ऑफ शेयर। तो बताओ कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर मैंने बंद कर दिया क्या, 5,46,000 डिवाइडेड बाय 50,000, ठीक है। इसका मतलब ये आ गया ₹10.92, ₹10.92 पर शेयर जो मेरी आई है, वही आई है क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या है ये बच्चों, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। हाँ जी पक्की बात है, कोई दिक्कत है जल्दी बोलो, इंट्रिंसिक वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ सर दूसरे मेथड पे आते हैं, अब दूसरे पे आते हैं। ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, थोड़ा सर थोड़ा हैंग होता है, अरे मुझसे पूछो बच्चे मुझसे। दूसरा हमारा कौन सा सर, ईल्ड मेथड लगाते हैं, ईल्ड, ठीक है, ईल्ड मेथड। अब ईल्ड मेथड ने उसने बोला है बेसिकली डिविडेंड के लिए, मैं कहता हूं दोनों में लगाएंगे हम, अर्निंग से भी निकालेंगे और उससे भी निकालेंगे। तो अर्निंग यील्ड से भी निकालेंगे और डिविडेंड यील्ड से भी निकालेंगे, ठीक है। हमें क्वेश्चन ने डिविडेंड यील्ड मांगा है शायद, या अर्निंग यील्ड, डिविडेंड की तो डिटेल ही नहीं है ना, डिविडेंड किससे मांगा है हम देख लेते हैं एक बार। सर डिविडेंड यील्ड से मांगा है, पर डिविडेंड की तो कोई डिटेल ही नहीं है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि सर 100% डिविडेंड दिया है। तो इसका मतलब हमारे केस में दोनों में सेम आने वाला है, क्योंकि डिविडेंड और अर्निंग दोनों सेम हो जाएंगी, 100% अज्यूम कर लेंगे। चलो फॉर्मूला बोलो पहले, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अगर मैं इसकी बात करूं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आप लिखोगे तो आप लिखोगे एक्सपेक्टेड ईपीएस, एक्सपेक्टेड ईपीएस डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100, डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100। आ जाओ बेटा, एनआरआर क्वेश्चन ने बता दिया हमेशा की तरह, बताओ कितना सर, 10%, है ना, कितना था 10%। तो 10 डिवाइडेड बाय 100, हमें सिर्फ क्या निकालना है सर, एक्सपेक्टेड ईपीएस निकालना है। तो एक्सपेक्टेड ईपीएस निकालने के लिए बताओ मेरे को अर्निंग की डिटेल दी है, अर्निंग की डिटेल दी है, तो मैं क्यों जाऊंगा रेट की तरफ, मैं सीधा निकालता हूँ ना एक्सपेक्टेड ईपीएस। मैं अगर एक्सपेक्टेड ईपीएस निकालूं तो सर उस केस में आप क्या करोगे, आप बोलोगे जो भी अर्निंग अवेलेबल है, अर्निंग अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, अर्निंग अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, डिवाइडेड बाय एनआरआर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। बताओ आ जाओ जल्दी से। मैंने कहा अर्निंग के नाम पे मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है, मेरे को नाम पे दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट दिया है। तो पैट में से डिविडेंड की तो बात होनी नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे। और अगर कभी क्वेश्चन कह दे रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफर करना है, किसमें ट्रांसफर करना है, रिजर्व में, तो बेटा इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ने बोला है रिजर्व में ट्रांसफर करना है, मैं रिजर्व में से मतलब जो बचा इक्विटी वालों के लिए, जो बचा, दैट इज जितना बचा वो, तो रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद अगर वो बोलते डीआरआर में ट्रांसफर करना है, सीआरआर में ट्रांसफर करना है, वट एवर जहां भी करना है सर, उसमें से माइनस करने के बाद जो होगा वो अर्निंग होगी। तो सर माइनस करेंगे रिजर्व, माइनस करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आ जाओ बच्चे जल्दी से बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब मैं अगर शुरुआत करूं तो जल्दी बताना बेटा, मैंने कहा जो पैट है,
मैंने कहा जो पैट है वो कितना है हमारा 1,05,000 का, कितना है 1,05,000 का, ठीक है ना, 1,05,000 का। हाँ जी, तो 1,05,000 का, ये थोड़ा सा नीचे से ऊपर करता हूँ, 1,05,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड निकालू तो बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है सर, 4,50,000 की कैपिटल है और मल्टीप्लाई बाय 8%, तो 4,50,000 कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 8%, तो ये आ गया प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कह रहा है ट्रांसफर टू रिजर्व, और ट्रांसफर टू रिजर्व कितना करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, तो 1,05,000 का, 1,05,000 का 10%, 1,05,000 का 10%। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है बेटा? 1,05,000 मैंने कमाया, उसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को दे दूं, प्रेफरेंस वालों को मैंने दिया तो बेटा प्रेफरेंस वालों को कितना दिया, मैंने कहा जितनी उनकी कैपिटल है उस पे 8% उनका डिविडेंड बनता है, उनको दे दिया। फिर मैंने कहा रिजर्व में ट्रांसफर करना, रिजर्व की कंडीशन है कह रहा पैट का 10%, तो पैट का 10% निकाल दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, बताओ नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर कितने आ रहे थे सर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिए हुए हैं, बताओ कितने, 50,000, कितने दिए 50,000, सॉल्व करो बेटा इसको, 1,05,000 4,50,000 का 8% निकालेंगे तो ये 50 में ये आ जाएगा 36,000 और माइनस 10,500, 10,500 डिवाइडेड बाय 50,000। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं हम लोग, सीधा करूं मैं तो 1,05,000 माइनस 36 माइनस 10,500, तो ये आया टोटल जो मेरे पास 58,500, इसको सीधा मैं लिख दूं, ठीक है, डिवाइड कर दूं, लिख दो सर, लिख दो, हम लोग ना लिख दो, फिर हम लोग आपको परेशान करेंगे, लिख लो बेटा लिख लो, 58,500 अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय 50,000, डिवाइडेड बाय 50,000, तो बताओ कितना आ गया ये सर, ये आ गया डिवाइडेड बाय 50,000, तो ये आ गया सर ₹1.17 पर शेयर, ईपीएस कितना आ गया 1.1 पर शेयर, ये ईपीएस है, एक्सपेक्टेड ईपीएस, ठीक है, पक्की बात है। अब आ जाओ, अब इसी ईपीएस को यूज कर लो, हाँ जी बोलो जल्दी से, ईपीएस को यूज करेंगे 1.17 इंटू 10 दैट इज यूज करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, ये 10 से 10 गया तो ये आया 11 रुपए 70 पैसे, 11 रुपए 70 पैसे, दैट इज ये वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत है जल्दी बोलो। अच्छा सर अगर इसे मैं एक्सपेक्टेड रेट से करना चाहता तो कर सकता था, बेटा बिल्कुल कर सकते थे आप, एक्सपेक्टेड रेट से भी कर सकते थे, एक्सपेक्टेड रेट से करते तो पता है क्या करते आप लोग, एक्सपेक्टेड रेट से करते तो क्या करते, अरे एक्सपेक्टेड रेट से करते तो क्या करते, अगर मैं एक्सपेक्टेड रेट से करता तो एक्सपेक्टेड ईपीएस कैसे निकालता, मैं एक्सपेक्टेड ईपीएस निकालता सर, फिर मैं लेता पेड अप वैल्यू, क्या लेता पेड अप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट, मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट जो आपके बुक ने किया हुआ है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। फिर उस केस में सर बवाल था, बवाल सर, कैसे बवाल था हमें भी तो बताओ सर, देखो ना अब पेड अप वैल्यू गिवन नहीं है तो मानेंगे फेस वैल्यू, दैट इज कितने रुपए की है, बताओ कितने की, 10 रुपए की है ना, कितने रुपए की, क्वेश्चन में बताया था ना, देखो 10 रुपए की, फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप है, अरे यार ये ठीक है 10 रुपए है, ये वैल्यू कितनी है 10 रुपए, अब 10 रुपए के हिसाब से ये देखो कहाँ गया, हाँ 10 रुपए फुल्ली पेड अप है, तो 10 रुपए फुल्ली पेड अप की वैल्यू हो गई कितनी, 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट, क्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बेटा निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया नहीं है, वो बताओ कैसे निकालते हैं सर, छोड़ो ना, क्यों छोड़ दें सर, एक बार कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, 2 मिनट रुको, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड दैट इज मुझे निकालनी है के, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, रेट ऑफ रिटर्न इन इक्विटी ऑन, बात सेम आएगी, दोनों में सेम आएगी, ठीक है, दैट इज के निकालनी है, तो के निकालने का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ई शॉर्ट में लिख दिया, अर्निंग अवेलेबल, बच्चा कहेगा सर ये क्या लिख दिया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय ईपीएस नहीं निकाल रहा हूं मैं, के निकालता हूं, तो डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू, डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू, ठीक है, इनटू 100, तो जल्दी बताओ इसको सॉल्व कर लें, तो बात तो वही आएगी ना सर, बिल्कुल वही आएगी, भाई ये बताओ कितने की, 58,500, 58,500, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने से करोगे
58,500 डिवाइडेड बाय 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो वही आएगा 11.7%। ठीक है, और इसे 11.7% को यहाँ लिखोगे तो सॉल्व करोगे तो याद आएगा 1.17 पर शेयर, 1.17 पर शेयर, और उसको पुट करोगे बात पे आएगी। तो आप रेट ऑफ डिविडेंड से निकालो, आप एक्सपेक्टेड रेट से निकालो, या फिर केई की मदद से निकालो, या सीधा आप अर्निंग की मदद से निकालो, दोनों में आंसर सेम आने वाला है, दोनों में आंसर सेम आने वाला है मेरे बच्चों। सिर्फ हम डिविडेंड में रेट का पंगा ले लेते हैं कि अगर डिविडेंड अगर रेट नहीं दिया है और अगर कोई वो पीछे पास्ट ईयर का रेट वगैरह दिए हैं तो उस केस में हम एक्सपेक्टेड डिविडेंड रेट निकाल लेते हैं, वरना के के बिना मदद से भी हम इक्विटी शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है बोलो जल्दी से। सर आंसर यही आ रहा है, अरे यही आ रहा है बच्चों, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, देखो 10.92 ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है, और आगे जाओगे तो 11.17 ये हमारी ये आ गई। बेटा डिविडेंड यील्ड मेथड से भी यही आ रहा है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम ये अज्यूम कर लेंगे 100% क्या है, डिविडेंड है। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, सर ये तो डिविडेंड था, यील्ड था, अगर मुझे इसमें फेयर वैल्यू निकालनी हो, सर यील्ड से भी निकालते हैं, फेयर वैल्यू भी निकालते हैं, ये मैं एंड में करता हूँ, फेयर वैल्यू का पॉइंट एंड में करता हूँ। ठीक है, ये सर बता दो, अब फेयर वैल्यू आपने डिस्कस किया। बेटा एक तरीका और है, हम लोग एक वैल्यू और निकालते हैं, हम कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, फेयर वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू पर इक्विटी शेयर, पर इक्विटी शेयर। तो उसका एक फॉर्मूला और है बेटा, एक फॉर्मूला और है, कुछ नहीं है, वो कहता है इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपने निकाली है पर शेयर वो लिखो, प्लस वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर एज पर यील्ड मेथड निकाली है, एज पर यील्ड मेथड निकाली है, एज पर यील्ड, दोनों को क्या कर दो, एवरेज कर दो, दैट इज डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी सर, ये आपकी जो वैल्यू निकल के आ रही है सर, ये वैल्यू जो बनेगी सर, ये वैल्यू क्या, दैट इज कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक फेयर वैल्यू पर शेयर। क्लियर? तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ पूछ ले कि फेयर वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं करना, इंट्रिंसिक वैल्यू को और जो आपकी ये वैल्यू आई है दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। जैसे मेरे क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं मुझे करना है तो हम क्या करेंगे सर, हम लिखेंगे कितनी आ रही थी 10.92, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, और 11.70 ये हमारी यील्ड मेथड से आई है, डिवाइडेड बाय 2, तो कर देंगे तो जो आएगी उसे क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू। क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू। ठीक है, जनरली फेयर वैल्यू पे ही कंट्रोलिंग वगैरह की बात की जाती है, जब आप कंट्रोल कंसोलिडेशन वगैरह करते हो या किसी कंपनी का मर्जर वगैरह करते हो, अमलगमेट करते हो, जब कंपनी आपस में बात करती है तो वो इंट्रिंसिक भी नहीं लेती, वो यील्ड मेथड भी नहीं लेती, वो दोनों बेसिस लेती है, वो दोनों लेती है, कहती है सर फेयर वैल्यू पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, फेयर वैल्यू पे। तो ये फेयर वैल्यू कुछ नया नहीं है, इंट्रिंसिक और यील्ड की वैल्यू को एवरेज कर दिया। क्लियर है? दैट इज प्लस करके 2 कर दिया। सर यहाँ पर कौन सा लेना है, अर्निंग वाला लेना है, कौन सा लेना, अर्निंग। क्लियर है, अर्निंग। कोई दिक्कत है? हाँ जी बोलो जल्दी से, दिक्कत है ना? सर लास्ट मेथड जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज पी रेशियो, अर्निंग में ही आता है पी रेशियो। क्या है मेरी बात समझना, पी रेशियो का मेथड लास्ट, बेटा लास्ट, इसमें सी पॉइंट है दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो बेस्ड। ठीक है, ध्यान सुनना बेटा, इसमें अगर आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना हो, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो इसका इसमें फॉर्मूला क्या है बच्चे, ध्यान सुनना, इसमें फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कहता है अर्निंग पे ही काम होगा, एक्सपेक्टेड ईपीएस कहता है जितना आप कमाओगे मल्टीप्लाई कर देना एडजस्टेड पी रेशियो से, मल्टीप्लाई कर देना एडजस्टेड पी रेशियो से, एडजस्टेड पी रेशियो से। क्लियर? एडजस्टेड पी रेशियो, एडजस्टेड पी, देखो ईपीएस को पी रेशियो से डिवाइड कर देना। अब अभी लिखने दो मुझे, फॉर्मूला लिखने दो। एडजस्टेड पी रेशियो क्या होता है, एडजस्टेड पी रेशियो का मतलब क्या है, पी रेशियो का मतलब क्या है, कहता है पी रेशियो ऑफ इंडस्ट्री, पी रेशियो ऑफ इंडस्ट्री जिसमें कंपनी काम कर रही है, उसमें आप कुछ प्लस माइनस एडजस्टमेंट कर दो, प्लस माइनस क्या कर दो, एडजस्टमेंट कर दो, तो आपका निकल आएगा एडजस्टेड पी फॉर कंपनी, पी फॉर पी फॉर कंपनी। ठीक है,
ये एडजस्टमेंट क्या हो सकता है, ये 0.5 का हो सकता है, ठीक है, 0.5 प्लस या माइनस हो सकता है। सर क्या कहना चाहते हो? पी रेशियो होता क्या है, अगर मैं बोलूं तो पहले पी रेशियो समझते हैं। पी रेशियो का मतलब है सर मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, दैट इज एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, डिवाइडेड बाय ईपीएस। ये फॉर्मूला है, ध्यान सुनना। पहले आप ये समझो पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है। देखो आपको वो क्या कह रहा है, कह रहा है सर अगर आपको मार्केट प्राइस वैल्यू निकालनी है तो देखो फॉर्मूला ना कुछ ऐसा बना है कि पी रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहा है अर्निंग से, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहा है, दैट इज इससे मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो आपका मार्केट प्राइस बन गया। देखो ध्यान से, यही तो है ना, वैल्यू निकाल रहा है, वैल्यू निकाल रहा है मतलब किसकी, मार्केट वैल्यू निकाल रहा है। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकाल रहा है वो, अरे यार एक तो नहीं इतना, मार्केट वैल्यू निकाल रहा है तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ एमपीएस जो निकाल रहा है वो ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो कर रहा है। और कहानी ना बिल्कुल बदल रही है, ध्यान समझना क्या कह रहा है। पहले ये समझो पी रेशियो होता क्या है। बेटा पी रेशियो ना हमेशा ये बताता है कि आप कितने टाइम्स दैट इज, अगर मैं बोलूं मैं 10 रुपए कमा रहा हूं, मेरी कंपनी एक शेयर पे 10 रुपए कमा रही है, तो इसका मतलब है मार्केट में लोग इसके कितने टाइम्स पैसा देने के लिए तैयार है, कितने टाइम्स पैसा देने के लिए तैयार है। आपको कितना टाइम्स, मैंने बोला 10 टाइम्स, इसका मतलब अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूं तो मेरे 10 रुपए के लिए, मेरे 10 रुपए के लिए मार्केट में लोग 100 रुपए लगाने तक के तैयार है। कितने लगाने तक का तैयार है, 100। दैट इज, मैंने कहा मेरी कंपनी का पी रेशियो 20 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 10 रुपए कमाऊंगा तो लोग मुझे 200 रुपए देने के लिए तैयार है मेरी कंपनी का शेयर खरीदने। क्लियर है? तो बेटा इंडस्ट्री में पी रेशियो जो होता है ना वो डिसाइड करता है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी, आपको लोग कितना पैसा देने के लिए तैयार है ऑन द बेसिस ऑफ योर अर्निंग, ऑन द बेसिस ऑफ योर अर्निंग। क्लियर है? तो हम ना एक मार्केट में स्टॉक मार्केट के बेस पर एक पी रेशियो निकालते हैं, दैट इज वो इंडस्ट्री के लिए चल रहा है कि भाई साहब अगर मेरी सपोज मेरी फार्मा इंडस्ट्री कंपनी है, मेरी फार्मा मैं कह रहा हूँ मेरी फार्मा दैट इज सिप्ला कंपनी है, तो हम लोग एक इंडस्ट्री का पी रेशियो निकालेंगे कि ऑन एन एवरेज जो इस इंडस्ट्री में लोग पैसा लगाते हैं वो कितना पी रेशियो पे लगाते हैं, कि मतलब अगर 1 रुपए अर्निंग है तो लोग कितने टाइम्स के लिए पैसा लगा देते हैं। सर फार्मा कंपनी का सपोज पीओ रेशियो चल रहा है 15, कितना चल रहा है 15, इसका मतलब 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को लोग 15 रुपए तक देने के लिए तैयार है, 15 रुपए तक देने के लिए तैयार। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं मेरे को अगर 15 रुपए देने के लिए तैयार है इंडस्ट्री में, ठीक है, तो ये तो इंडस्ट्री का पी रेशियो हो गया, ये क्या हो गया इंडस्ट्री का पी रेशियो होगा। अब इस इंडस्ट्री के पी रेशियो में मेरा जो रिस्क फैक्टर है मैं उसे एडजस्ट कर लेता हूँ। क्लियर है? मुझे लगता है कि भाई इंडस्ट्री में ठीक है, लेकिन मैं इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिस्की हूँ, सबसे ज्यादा रिस्की हूँ, तो सिंपल सी बात है अगर मैं ज्यादा रिस्की हूँ तो लोग मुझे ज्यादा मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। क्लियर है? ज्यादा, अगर मैं कम रिस्की हूँ तो मेरे से कम एक्सपेक्ट करोगे, तो एडजस्टमेंट करनी है वो आपके कोर्स में नहीं है, पहले बताऊं कोर्स में नहीं है, एडजस्टमेंट करना आपके कोर्स में नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दैट इज पी रेशियो में जो भी एडजस्टमेंट करके आपका आएगा ये कंपनी का एडजस्टेड पी रेशियो आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि कंपनी अगर 50 रुपए कमा रही है और कंपनी का एडजस्टेड पी रेशियो आ रहा है 10 टाइम्स, कितना आ रहा है 10 टाइम्स, इसका मतलब एक शेयर के बदले लोग कितना देने के लिए तैयार है 500 रुपए, कितना देने के लिए तैयार है 500। क्लियर है? दैट इज एक्सपेक्टेड ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो, मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो। क्वेश्चन में आपको पी रेशियो दिया होगा, पी नहीं दिया होगा तो आप फॉर्मूला निकालोगे, क्या निकालोगे, आपको मार्केट प्राइस दिया होगा, मार्केट प्राइस का मतलब है स्टॉक मार्केट में जो चल रहा है, और जो हम निकाल रहे हैं वो वैल्यूएशन पे निकाल रहे हैं, वो किस पे निकाल रहे हैं, वैल्यूएशन। ये वो स्टॉक मार्केट प्राइस नहीं है कि लाइक जो स्टॉक मार्केट में हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक मार्केट में जो प्राइस निकला उसके बेस पे पी रेशियो निकाला और अपने एक्सपेक्टेड ईपीएस से लगाया, तो हमें पता चल जाएगा कि मेरे शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, मेरा मार्केट में वो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यू चल रहा है या अंडर वैल्यू चल रहा है, मेरा मार्केट में क्या चल रहा है, अंडर वैल्यू चल रहा है या ओवर वैल्यू चल रहा है। क्लियर है? इंडस्ट्री में जो पी रेशियो उसको मैं अपनी अर्निंग से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज मेरा शेयर का कहीं ना कहीं आ जाएगा एडजस्टमेंट करने के बाद, आफ्टर एडजस्टमेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसका कोई टेंशन नहीं है, एक्सपेक्टेड पी मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड पी रेशियो। तो बेटा यहाँ पर खत्म हो जाता है मेरा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, यहाँ मेरा पूरा शेयर खत्म हो जाता है। काफी लंबी क्लास हो गई, आई थिंक 1-1.5 घंटे से ऊपर की क्लास हो चुकी होगी, मेरे को रिकॉर्ड, मेरे को टाइम नहीं दिख रहा वरना मैं बताता।
बट बेटा हमने पूरा कवर कर लिया, ठीक है, पूरा हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर कवर किया। लेकिन ये शेयर स्पेशली किसके लिए, इक्विटी शेयर। एग्जाम में जो आता है वो इक्विटी शेयर के लिए ही आता है। सर प्रेफरेंस शेयर के लिए अगर बात करें तो प्रेफरेंस शेयर के लिए वैल्यूएशन नहीं होती जनरली बेटा। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यूएशन होती है लेकिन वो यील्ड मेथड पे होती है। किस पे होती है, यील्ड मेथड पे। वो सिंपल बोलता है कि भाई साहब यील्ड मेथड में अर्निंग यील्ड वाला लगा दो, जो आपका प्रॉफिट फॉर आफ्टर टैक्स है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बस वही फॉर्मूला यूज कराता है। कहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो आपकी उनकी डिविडेंड, उनका रेट आ जाएगा, उनका एक्सपेक्टेड रेट आ जाएगा, और उसी एक्सपेक्टेड रेट से उनका क्या निकाल देना, उनका वैल्यू निकाल देना। सर बताना एक बार बेटा, बताना क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं उधर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ तक हमने करा, ये सारा हमने पढ़ लिया, फेयर वैल्यू पढ़ लिया हमने, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, एक लौता फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है, दैट इज ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये किसके ऊपर है, कहीं ना कहीं किसके ऊपर है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर वालों के लिए। किसके लिए, देखो प्रेफरेंस शेयर, वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए। तो प्रेफरेंस शेयर का एनआरआर डिवाइडेड बाय टोटल यील्ड पर शेयर, टोटल यील्ड मतलब दैट इज पेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, पेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। पर मतलब दैट इज कहीं ना कहीं इस बार मैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर नहीं ले रहा, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि भाई वो अब हम आप बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों की, तो सर प्रेफरेंस के लिए जो निकलेगा वो यहाँ पर इस तरीके से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वैसे प्रेफरेंस का आता भी नहीं है खास हमारे केस में। हमारे केस में जो मेनली आता है वो किसका आता है, इक्विटी का आता है। इक्विटी पे भारी चर्चा है, इक्विटी पे है। उसके बाद जब प्रेफरेंस के बाद ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है इस पर, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे हम लोग, और इनटेंजिबल एसेट पे काम कर लेंगे, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस भी ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, यही एसेट अप्रोच, यही अर्निंग अप्रोच लगाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। और जो बाकी कुछ बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं, इसमें कुछ और भी प्रिंसिपल है वैल्यूएशन के, वो भी नेक्स्ट क्लास में करके मैं इसे खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर मेरे से कंप्लीट हो गया। आपको मेरे को होप से कोई डाउट होगा तो आप मुझसे मिलेंगे कब, थर्सडे को, दैट इज थर्सडे को 12 बजे हम लोग लाइव डाउट सेशन लेंगे। तो उसमें जो भी डाउट होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हो। वैल्यूएशन के अभी दैट इज यहाँ से शेयर तक पूछ लोगे आप, उसके आगे की मैं क्लास में कवर करूंगा, ठीक है। तो उसी के बाद में डाउट लूंगा, क्लियर है। बाकी चैप्टर से अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो हम नेक्स्ट क्लास में दैट इज कवर करते हैं, क्लियर है। तो ठीक है, चलते हैं बेटा, बाय बाय, टेक केयर, और मुस्कुराते रहे और जी लगा के मेहनत करते रहे। बाय बच्चों, बाय।